Hello students, we are going to revise the Foreign Exchange Management Act. ये फास्ट रिवीजन होगी जहां मैं लगभग सारा बोलूंगा भी और लिखूंगा भी, लेकिन इन अ शॉर्ट वे। तो आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं इसे। ऑब्वियसली एग्जाम से पहले आपको यूटिलिटी तो इसकी मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ, तो बेटा एक्ट का नाम है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसलिए हम इसे शॉर्ट में कह देते हैं फेमा। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये एक्ट आया जी 1999 में। लेकिन इस एक्ट के साथ आपको ये पता होना चाहिए, सीए फाइनल के कोर्स में हमें बहुत सारी फेमा की क्या पढ़नी पड़ती हैं, रेगुलेशंस एंड रूल्स। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है कोर्स में, और हम इसकी भी जो भी हमारे कोर्स में उससे रिलेटेड रिवीजन करेंगे। जहाँ तक सेक्शंस का सवाल है, 49 सेक्शन इस एक्ट में आते हैं, लेकिन अगर हम आईसीआई का कोर्स देखते हैं तो हमारे कोर्स में 1 से लेके 19 तक तो सीधे सीधे सेक्शन हैं ही, बीच में कुछ सेक्शन हमारे हटा दिए गए हैं। उसके बाद सेक्शन 36 से 44, तो इस तरह से ऑर्डर में हम सेक्शन लेंगे, और उसके बाद ये रेगुलेशंस वगैरह एक आधी साथ में कवर अप करेंगे और बाकी हम एंड में कवर अप करेंगे। जहाँ तक एग्जाम वेटेज का सवाल है, ये एक भारी समस्या है इस एक्ट से रिलेटेड। क्यों है? क्योंकि ये 6 से 9 नंबर का है, लेकिन विद सरफाइसी है कि सरफाइसी एक्ट के साथ इसकी ये वेटेज दी गई है जो इसके कंटेंट को जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि बहुत बड़ा आपने डाल दिया। रेगुलेशन ना डालते फिर तो काम बन जाता। लेकिन अदर वे अराउंड, अगर आप ग्रुप 2 में इलेक्टिव सब्जेक्ट में 6D में इकोनॉमिक लॉज लेते हैं तो नेचुरल है फेमा रिपीट टेलीकास्ट होता है वहाँ पे, तो बड़े अच्छे तरीके से इसे कर लेना चाहिए रिवीजन में भी। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टूडेंट्स। तो सेक्शन नंबर 1 आप सारे जानते हैं, इसमें 3 बातें होती हैं, शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो मैं स्ट्रेट वे कमेंसमेंट की बात करूंगा, क्योंकि 1 नंबर में एमसीक्यू आ सकता है कि ये एक्ट कब कमेंस हुआ था। तो ये एक्ट 2000 में कमेंस हुआ और डेट थी 1 जून 2000। ध्यान रहे एक्ट 99 का है, लेकिन कमेंसमेंट होती है जाके 2000 1 जून में। नेचुरल है, सेक्शन 2 के अंदर आप सारे जानते हो क्या आती हैं, डेफिनेशंस आती हैं, ढेरों डेफिनेशंस हैं। वैसे तो डेफिनेशंस इसकी स्टडी करनी चाहिए इसके लिंक्ड कॉन्सेप्ट के साथ, बट क्योंकि हम फास्ट रिवीजन में हैं तो हम सारी की सारी डेफिनेशन लगभग पहले ही डिस्कस किए देते हैं। तो बेटा सबसे पहले 3 डेफिनेशंस आपको साथ में लेके चलनी चाहिए। ये डेफिनेशन आती हैं अंडर सेक्शन 2 यू, वी एंड डब्ल्यू। 3 डेफिनेशन का एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, उसे साथ में लेके चलना चाहिए। थोड़ा सा वी बड़ा हो जाएगा, तो पहले मैं आपको यू से स्टार्ट करते हैं। पर्सन, तो पर्सन पहली बात तो आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इनकम टैक्स में पढ़ते हो। तो मैं यहाँ 2 बातें कहूँगा। यहाँ पे 7 क्लोजेस हैं, 6 क्लोजेस तक तो कुछ नहीं है, वही बचपन से आप जानते हो भाई, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, राइट, एचयूएफ, दिस एंड दैट। तो वो नॉर्मल सी बातें हैं, उसके अंदर इतना कुछ नहीं है। चलिए चाहे हम लिख भी दें भाई, इंडिविजुअल आ गया, एचयूएफ आ गया, कंपनी आ गई, नेचुरल है, फर्म आ गया, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मेन यहाँ 7th क्लोज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे मैं कहता हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको याद होना चाहिए, 2U7, और इसे मैं शॉर्ट में कहता हूँ बोया, BOA, ब्रांच ऑफिस एजेंसी। तो आप इसको प्रॉपर लिख सकते हो, ब्रांच ऑफिस एजेंसी, ओन्ड और कंट्रोल्ड, OC, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अबव पर्सन्स, मतलब ऊपर वाले 6 जो लोग हैं उनकी ब्रांच ऑफिस एजेंसी को भी हम एक अलग से पर्सन मान लेंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, इसके ऊपर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, PP, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है परी की, स्टैंड्स फॉर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो कौन होगा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया? यहाँ पे बेटा दी गई हैं 4 क्लॉजेस जो कि आपको बिल्कुल तरीके से याद होनी चाहिए। एंड क्लोज नंबर जो 1 है वही इसका मेन है, और ये क्लोज नंबर 1 मोटे पैमाने पे कहें तो ये डील करती है इंडिविजुअल से। कहती है कि इंडिविजुअल पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कब होगा?
अगर उसका स्टे भारत में होता है मोर देन 182 डेज, ध्यान दीजिएगा इक्वल टू वर्ड नहीं है, सो 183 चाहे लिख लीजिए, कम से कम आप इंडिया में हैं 182 डेज में हैं। और ये 182 डेज कब देखने हैं? इन PFY स्टैंड्स फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में। डैट मीन्स इस साल का स्टेटस पिछले साल के ऊपर बेस्ड है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन दी गई है, रादर 2 एक्सेप्शन है, जिसका मतलब है अगर आपका स्टे चाहे 182 डेज हो भी जाए, लेकिन हम आपको PRI नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आप हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हो, गोज आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, या आप वहाँ पे रहते हो, तो जा रहे हो किस काम के लिए जा रहे हो? फॉर, यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं। N फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को N से शॉर्ट में लिखा करते हैं इकोनॉमिक्स में, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हो, या फिर आप जा रहे हो BP स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोफेशन के लिए बाहर जा रहे हो, या कोई अदर पर्पस या कोई और कार्य जिससे पता चलता है कि आपकी इंटेंशन कि वहाँ आप रहोगे एक लॉन्ग पीरियड के लिए। अदर पर्पस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे अब्रॉड फॉर वॉट? अनसर्टेन पीरियड। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको ग्रीन कार्ड मिल गया अमेरिका का, या आपकी शादी होगी, तो आप लॉन्ग रन के लिए जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट बिजनेस प्रोफेशन, तो कहता हम आपको 182 वाली क्लॉज से भी PRI नहीं मानेंगे। देन सेकेंड जो पॉइंट आती है, ये है विद रिगार्ड टू जो लोग बाहर रहते हैं और इंडिया आ रहे हैं, मतलब अ पर्सन हु कम्स टू इंडिया, आ रहे हैं। तो आप जब इंडिया आ रहे हो तो ये 182 वाली नहीं लगेगी, लेकिन लगेगी, इसलिए यहाँ पे वर्ड हम लिख रहे हैं अदर देन, कि इंडिया आ रहे हो इन काम को छोड़ते हुए किसी और काम के लिए। डैट मीन्स इन कामों के लिए तो 182 वाली लगेगी। अदर देन फॉर, यही 3 चीज़ें जो अभी आपने लिखी, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस प्रोफेशन, या कोई एनी अदर पर्पस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे अब्रॉड फॉर अ अनसर्टेन पीरियड। तो सीधी सी बात है, ये फास्ट रिविजन है, ये यूजफुल उसी के लिए है जिसने पहले फेमा पढ़ा हुआ है, बिकॉज इट इज़ फास्ट, कुछ समझा नहीं रहा हूँ मैं, आपने पहले पढ़ा है तो आपके जहन में आता जाएगा भाई क्या कह रहा हूँ मैं। तो इसके बाद आती है क्लोज नंबर 2, जो कि बड़ी आसान है। ये क्या है? कोई भी पर्सन कहें या बॉडी कॉरपोरेट कहें, अगर आप भारत में रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो कहने का मतलब है यहाँ बात हो रही है किसी भी फर्म की कहो, कंपनी की कहो, जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, तो आप बन जाएंगे PRI। क्लॉज 3 एंड 4 दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, मीन्स वाइस वर्सा है। ये हाँ क्या है? ब्रांच ऑफिस एजेंसी कहाँ है? इन इंडिया है। और ये ब्रांच ऑफिस एजेंसी क्या है? ओन्ड या कंट्रोल्ड है, किसके द्वारा? बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसके द्वारा है। रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे बोया है, ब्रांच ऑफिस एजेंसी है, लेकिन अब क्या है? आउटसाइड इंडिया है, हिंदुस्तान के बाहर है, ओन्ड और कंट्रोल्ड है, लेकिन किसके द्वारा? बाय PRI। तो यहाँ वर्ड निकल के आता है PROI। तो भैया PROI की डेफिनेशन आ जाती है 2W में, डैट इज सिंपल सी है, जो PRI नहीं है। अगर आप PRI नहीं हैं तो आप बन गए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। नाउ बच्चों, ये था पहला डेफिनेशन का एक तरह से स्लॉट, जो मैंने आपको कहा ये आपको इकट्ठा लेके चलना चाहिए 2UVW, ये स्लॉट इकट्ठा लेके चलना चाहिए, क्योंकि बात इसमें पर्सन्स की है, उनके यूं कह लीजिए रेजिडेंशियल स्टेटस की है। नाउ स्टूडेंट्स, आगे जो हम डेफिनेशन ले रहे हैं उन्हें आपको फिर से एक मैं कहूँगा एक तरह से यूं कह लीजिए, अगर मैं ये कहूँ पार्ट 1 ऑफ डेफिनेशन, तो हम इसे बना सकते हैं अगले हिस्से को पार्ट 2 ऑफ डेफिनेशन। और पार्ट 2 ऑफ डेफिनेशन में मैं बात करूँगा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, इनसे रिलेटेड। तो ये बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिनके लिए मैं कोड की इस्तेमाल करता हूँ कि आपको सब सेक्शन याद हो जाए। हिम, हिम मीन्स आदमी को, क्वीन ने क्या कहा? नो भाई तू पसंद नहीं है और जा यहाँ से। तो इस तरह से ये कई सब सेक्शंस हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हिम है तो 2H आ गया, तो 2H में आती है डेफिनेशन करेंसी की,
और यहाँ करेंसी की डेफिनेशन में आती हैं बच्चों चार बातें कि करेंसी में क्या क्या आ जाएगा। करेंसी में आ जाएगा भाई करेंसी नोट्स आ जाएंगे, एंड देन पोस्ट ऑफिस के भी नोट्स, जिसे आप पोस्टल ऑर्डर वगैरह कहें, मनी ऑर्डर कहें, ये सब आ जाएगा। देन आपको बैंक का लेके चलना चाहिए, तो बैंक से रिलेटेड आप जानते हैं चेक कहें, लेटर ऑफ क्रेडिट कहें, ट्रैवलर्स चेक कहें, ड्राफ्ट कहें, और दुनिया भर के कार्ड्स के बारे में आपको पता ही है। देन आखिरी हिस्सा मैं कहता हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो ये आ गया प्रॉमिसरी नोट, साथ में कौन, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो करेंसी की डेफिनेशन बहुत वाइडर नोट पे दी गई है। नाउ यहाँ पे करेंसी में कहा गया, करेंसी में आएगा भाई करेंसी नोट्स। तो नोट्स का की डेफिनेशन फर्दर टू आई में है, हिम था ना, इधर एच आ गया, और ये है आपके सामने आई, द वर्ड इज आई। तो करेंसी नोट्स की डेफिनेशन आती है, और करेंसी नोट्स की डेफिनेशन कहती है कि करेंसी के अंदर क्या आ जाएगा भाई, कैश आ जाएंगे, चाहे ज़रूरी नहीं है कि नोट्स ही हों, उसके अंदर मेन चीज़ क्या है, कॉइन्स भी इसी के अंदर लिए जाएंगे। देन आता है जी एम से रिलेटेड। एम से रिलेटेड डेफिनेशन बनती है बहुत ही छोटी सी, डेट इज़ फॉरेन करेंसी, एफ सी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और सिंपल वे में कहा गया कि कोई भी करेंसी जो इंडियन करेंसी नहीं है, अदर देन आई सी स्टैंड्स फॉर इंडियन करेंसी, और इंडियन करेंसी है हमारे लिए क्वीन, इसलिए इसकी ये था क्वीन नाम से कोड की। तो ये आ गया आपका क्यू से कि भाई इंडियन करेंसी। तो सिंपल सी बात है, जो एक्सप्रेस्ड होगी किस में होगी, रुपीस में। तो इंडियन करेंसी क्या है, एक्सप्रेस्ड इन व्हाट, रुपीस, दैट इज इंडियन करेंसी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है इंडियन करेंसी में ही, बट डज नॉट इंक्लूड, इसे हम इंडियन करेंसी नहीं मानेंगे। डज नॉट इंक्लूड को मैं लिख रहा हूँ DNI, भाई किसे नहीं मानेंगे। तो यहाँ है स्पेशल, अगर स्पेशल क्या इशू हुए हैं, बैंक नोट्स या 1 रुपी नोट जो कि इशू किए जाते हैं बाय RBI अंडर सेक्शन 28A ऑफ RBI एक्ट ऑफ 1934 में। तो ये हो गया हिम क्वीन को क्या कहा, नो कहा। तो ये अच्छी डेफिनेशन है एन से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन में दो बातें निकल के आती हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो मीन्स के अंदर तो सिंपल सी बात है भाई, फॉरेन करेंसी के अंदर क्या आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आ गया फॉरेन करेंसी। तो दैट मीन्स एक्सचेंज इज अ वाइडर टर्म, क्योंकि एंड इंक्लूड साथ में आ रहा है। इंक्लूड्स में बताई गई हैं तीन चीज़ें, BCD आप पूरा लिख सकते हैं, बैलेंसेस, क्रेडिट्स, डिपॉजिट्स, जो क्या है पेबल हो, मतलब कोई भी पैसा आपका पड़ा है जो फॉरेन करेंसी में आपको पैसा मिल सकता है, तो उसे भी हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। देन अगली चीज़ आती है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज कहें, प्रॉमिसरी नोट कहें, आपका ये बैंक वाले कह लीजिए, ड्राफ्ट कहें, ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट एट्सेट्रा। इसमें है दो सिचुएशन ये है कि ये है ड्रॉन इन इंडियन करेंसी और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी एंड पेबल किसमें, इन फॉरेन करेंसी। तो चाहे ड्रॉ इंडियन करेंसी में करो और पैसा पेबल किस में है, फॉरेन करेंसी में। एंड तीसरी आइटम, इसी पॉइंट को आप क्या कर दीजिए, वाइस वर्सा, जिसका मतलब हो गया ड्रॉ हो गया फॉरेन करेंसी में एंड पेबल हो गया इंडियन करेंसी में। देयर आफ्टर 2O में डेफिनेशन आती है FS, पूरा लिख लीजिए, फॉरेन सिक्योरिटी। तो फॉरेन सिक्योरिटी में भी दो बातें हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो मीन्स के अंदर सिंपल हो गया, कोई भी सिक्योरिटी कहें तो सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, शेयर कहो, डिबेंचर कहो, बॉन्ड कहो एट्सेट्रा, जो कि क्या होनी चाहिए, एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए भाई किसमें, इन फॉरेन करेंसी। चाहे एंड इंक्लूड्स में कहता है इवन इफ, चाहे इसका भाई क्या, चाहे इसका रिडम्पशन या रिटर्न, वो चाहे आपको मिल रहा है या पे करेंगे इंडियन करेंसी में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं रहेगा, स्टिल हम इस सिक्योरिटी को इंडियन करेंसी ही मानेंगे। देन ये आ गया ZA में सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का मतलब है, हम बात कर रहे हैं इंडियन सिक्योरिटी की। तो मीन्स तो लगभग सेम वही कह लीजिए कि मीन्स वाला हिस्सा तो वही हो गया, शेयर, डिबेंचर, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि एक्सप्रेस होना चाहिए किस में होना चाहिए, इन इंडियन करेंसी में। एंड इंक्लूड्स में कहता है कि भाई कोई भी सर्टिफिकेट जिसे आप
सरफाइसी में वर्ड इस्तेमाल करते थे RTI, राइट टाइटल इंटरेस्ट, तो टाइटल टू सर्टिफिकेट्स की बात हुई है, बट डज नॉट इंक्लूड बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट को हम सिक्योरिटी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी किसका हिस्सा बन चुका था, करेंसी का। तो बेटा जी ये आ गई सेकेंड सॉर्ट ऑफ लॉट ऑफ हमारी डेफिनेशंस। इसके बाद जब हम तीसरे हिस्से की डेफिनेशंस पे जाते हैं तो उसमें हमें कह लीजिए मेनली हमें बात करनी है एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो ये रहेगा हमारा तीसरा हिस्सा, डेफिनेशंस का स्लॉट कह लीजिए। तो ये हो गया जी अपना एक स्लॉट इस तरह से। तो तीसरे स्लॉट में जा रहे हैं हम। तो तीसरे स्लॉट से रिलेटेड मेनली एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले हम एक दरअसल उसी में मेन इसका जिक्र आएगा। ये डेफिनेशन है ट्रांसफ़र की अंडर सेक्शन 2ZE, और ये डेफिनेशन आप मनी लॉन्ड्रिंग में भी पढ़ते हैं, आप IBC कोड में पढ़ते हैं, सेम है हर जगह। सेल आ गया भाई, इसके अंदर ही परचेज आ गया, एक्सचेंज आ गया, गिफ्ट आ गया, और इंटरेस्टिंग चीज़ है कोई मोर्टगेज वगैरह गिरवी रख देना भी इसके अंदर आ जाएगा। कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट एवरीथिंग इट कवर्स, दैट इज ट्रांसफ़र। नाउ एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट वाला हिस्सा, तो जब हम एक्सपोर्ट की डेफिनेशन लेते हैं तो भाई 2L नेचुरल है, सेक्शन हो गया एक्ट का, लेकिन इसमें साथ में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कह लीजिए रेगुलेशंस हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन नंबर 2015 की रेगुलेशन है, तो वहाँ पे भी एक्सपोर्ट के बारे में बताया गया। तो सिंपल सी बात है 2L में क्या कहेंगे हम, देखिए टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर ले जाना, आउट ऑफ इंडिया, यूँ कह लीजिए टेकिंग आउट ऑफ इंडिया या सेंडिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, हिंदुस्तान से बाहर लेके जाना, टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, क्या लेके जाना भाई, सिंपल सी बात है गुड्स, और भारत से क्या देना, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो आप पहली लाइन तो सेम कह सकते हैं, रेगुलेशंस में भी यही कही गई, लेकिन मेन इस चीज़ में कहा गया कि भाई एक्सपोर्ट के अंदर क्या आ जाएगा, ये बड़ी बात थी कि सेल भी आ जाएगा, और इसके अंदर लीज पे सामान आप देते हो, कंसाइनमेंट करते हो, या आप हायर परचेज या इसी तरह की कोई अदर सिमिलर अरेंजमेंट पे आप सामान अगर भेजते हैं, तो हम उन सब को एक्सपोर्ट मान लेंगे। और फॉरेन फेमा की जो रेगुलेशंस हैं इनमें सर्विसेज वर्ड ना इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर वर्ड इस्तेमाल किया गया है, सर्विसेज के बजाय सॉफ्टवेयर, क्योंकि हिंदुस्तान से वही ज़्यादा होता है, तो सॉफ्टवेयर आप भेज रहे हैं। इन्हीं रेगुलेशंस ने एक चीज़ और कही, बहुत बढ़िया चीज़ कही, क्योंकि आप समस्या क्या आ जाती है जब आप ये हमने वर्ड इस्तेमाल किया जैसे लीज पे सामान भेजा, हायर परचेज पे भेजा, या अदर सिमिलर अरेंजमेंट, तो हम एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या लें। तो ये इसलिए इसने कहा एक्सपोर्ट वैल्यू की डेफिनेशन की ये लीज, हायर परचेज या अदर जो सिमिलर अरेंजमेंट थी, इस केस में कोई भी जो आपने चार्जेस लिए हैं बाय वट एवर नेम कॉल्ड, हम उसी को क्या मान लेंगे, आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू मान लेंगे। देर आफ्टर स्टूडेंट्स दो और डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ वर्ड हमने इस्तेमाल किया सर्विसेज, तो गोइंग टू द सर्विसेज पार्ट, तो सर्विसेज की हमें डेफिनेशन नज़र आती है 2ZB के अंदर, और इसके अंदर हैं तीन बातें, मीन्स एंड इंक्लूड्स, और तीसरा आप समझ गए DNI स्टैंड्स फॉर डज नॉट इंक्लूड वाला हिस्सा अच्छा है, बाकी तो कुछ नहीं है, क्योंकि मीन्स में कहता है सर्विसेज ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, तो किसी भी प्रकार की आपकी जो सर्विसेज हो, जिस तरह भी आप उसे डिस्क्राइब कर सकें। जैसे इंक्लूड्स में उसने लिस्ट ही दे दी, तो लिस्ट कुछ नहीं, इसमें जितना मर्जी एग्जाम्पल लिख लो, चाहे आप बैंकिंग कहें, आप चाहे फाइनेंस कहें, आप इंश्योरेंस कहें, आप एजुकेशन कहें, आप एंटरटेनमेंट कहें, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी सर्विसेज हैं, बट डज नॉट इंक्लूड इज़ अ वेरी गुड पार्ट। तो इसने कहा दो चीज़ों को हम सर्विस नहीं मानेंगे, क्योंकि पहला क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसे एक्सपोर्ट है तो हम मान नहीं सकते, तो इसलिए हमने कहा फ्री वाली को सर्विसेज ही नहीं मानना। या दूसरा है सर्विसेज जो पर्सनल इन नेचर हैं,
पर्सनल इन नेचर, मतलब अगर हिंदुस्तान के बाहर जा कर के आप सर्विसेज दे रहे हो तो उसको एक्सपोर्ट में हम ले ही कैसे सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब है इंडिया से कहाँ जाना, बाहर। तो लास्ट हमारी डेफिनेशन यहाँ अच्छी आती है 2y में, डैट इज़ ये सारी हम एक्सपोर्ट से रिलेटेड इस्तेमाल करेंगे। रेपाट्रिएट, तो रेपाट्रिएट में मैं कहता हूँ फॉरेन एक्सचेंज भारत में आपने क्या करना है, लेके आना है। तो इसमें दरअसल 4 टोटल बातें बनती हैं, जिसमें से अगर आप मीन्स में कहें तो सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, ब्रिंगिंग, आप भारत में लेके आइए, क्या लेके आइए, फॉरेन एक्सचेंज लेके आइए। लाने के बाद उसे 2 काम करें, आप उसे सेल कर दें या आप वो पैसा फॉरेन एक्सचेंज का जमा करवा दें। ये दोनों काम किसके पास करेंगे आप, एपी के साथ, डैट इज़ ऑथराइज्ड पर्सन के पास। दूसरा है एंड इंक्लूड्स में कह लीजिए, इस फॉरेन एक्सचेंज का आपने इस्तेमाल करना है रीपेमेंट। किस चीज़ की रीपेमेंट, आपकी कोई डेट हो, आपकी लायबिलिटी हो, जो कि आपने रीपेमेंट करनी थी फॉरेन एक्सचेंज में, तो इस काम में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 बातें हुई, लाइए, बेच दीजिए, जमा करवा दीजिए, और चौथा उसका इस्तेमाल। तो बच्चों यहाँ आकर के हमारा सेक्शन 2 समाप्त होता है एंड वी मूव टू सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 कहता है कि भाई रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर है, ऑन फॉरेन एक्सचेंज कहो, फॉरेन सिक्योरिटी कहो, आप उसमें डील डूल नहीं कर सकते हैं अनलेस, जब तक आपको आरबीआई क्या ना कर दे, परमिट ना कर दे। तो सेक्शन 3 के अंदर जो है 4 सब सेक्शन आते हैं, जिसमें से क्लॉज नंबर ए, बी, सी, डी। तो ये 4 बातें हैं। पहली है डी से डीलिंग, रिस्ट्रिक्शन है डीलिंग के ऊपर, पी से पेमेंट, और आर से है रिसीट, और लास्ट में है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो इसे मैं कोड की बनाता होता हूँ, दीपिका पादुकोण रणबीर और उसकी ट्रांजैक्शंस। तो ये 4 चीज़ें आप नहीं कर सकते, इनके ऊपर रोक है, लेकिन आप डील कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं, थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन, दैट इज़ ऑथराइज्ड डीलर। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है आप पैसे नहीं पे कर सकते हैं, पेमेंट टू क्रेडिट ऑफ PROI कहें, नॉन रेजिडेंट कहें, आप उसके लिए पैसे जमा करवा उसके लिए नहीं दे सकते हैं। और रिसीट में कहता है आप फॉरेन एक्सचेंज रिसीव नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन, एक्सेप्ट थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन, एंड उसके साथ में कंडीशन और है, supported by corresponding inward remittance, तब आप कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट में है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है ये ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रही है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन भारत में ना करें जिसका रिजल्ट क्या है, जिसका रिजल्ट ये है जिससे आपको अक्वायर हो रहा है एक्विजिशन ऑफ एसेट अब्रॉड, जिससे आपको हिंदुस्तान के बाहर कोई भी एसेट मिल जाएगा, ऐसा ना करें। अच्छा पॉइंट था यहाँ पे पेमेंट, जैसे हमने कहा ना कीजिए। जैसे मान लीजिए अमेरिका में आपका ब्रदर है और ब्रदर का आपको आया फ़ोन, और फ़ोन पे उसने कहा कि भैया 10,000 रुपये आप मेरे फ्रेंड को दे दें, तो आपने इस तरह से नहीं करना है टू द क्रेडिट ऑफ PROI। देन गोइंग टू सेक्शन नंबर 4 बेटा। तो सेक्शन नंबर 4 कहता है कि अगेन रिस्ट्रिक्शन है, और अब की बार रिस्ट्रिक्शन किस पे है, ओन होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब आप नहीं रख सकते हैं, और सेक्शन 4 का अच्छा एक कनेक्शन आ जाता है, क्या नहीं रख सकते हैं, ना ही फॉरेन एक्सचेंज, ना ही फॉरेन सिक्योरिटी, और ना ही इमूवेबल प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के बाहर आप नहीं रख सकते हैं अनलेस आरबीआई आपको क्या ना कर दे, परमिशन ना दे दे। अनलेस आरबीआई परमिट्स, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। होल्डिंग के ऊपर यहाँ पे क्या है, रोक है। लेकिन इस सेक्शन को आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 4 को आप रेड विद करें, डैट इज सेक्शन 6(4) जहाँ आप देखोगे हम हिंदुस्तान के बाहर रख सकते हैं, और सेक्शन नंबर 9 जहाँ आप देखोगे कि एग्जम्पशंस हैं उसके ऊपर सेक्शन 9 में। तो इसके बाद
हम अपने मेन सेक्शन पे आते हैं, डैट इज़ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और उसकी डेफिनेशन भी पेंडिंग थी क्योंकि उसको साथ में ही पढ़ने की सेंस बनती है। तो देखिए यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जिसे मैं शॉर्ट में कहता हूँ क्यूट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की हमें दरअसल 2 सेक्शन पढ़ने होते हैं। 2J रेड विथ सेक्शन नंबर 5। तो पहले 2J के अंदर पढ़ते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन में आती हैं 2 बातें, मीन्स एंड इंक्लूड्स। भाई मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो मीन्स के अंदर आके कहता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, मोटा मोटा कह लीजिए जो बैलेंस शीट में ना जाए वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं। एंड इंक्लूड्स में अगर हम कहें तो दरअसल बन जाती हैं 4 बातें, जिसको 2 कैटेगरी में अगर मैं ब्रेक करूं तो पहली कैटेगरी को मैं कहता हूं पेमेंट ड्यू एज, पैसे ड्यू हैं एज, और दूसरी बात है हम पैसा भेज रहे हैं, रेमिटेंस फॉर। दोनों में ही 2 चीज़ें हैं। तो रेमिटेंस किस चीज़ का भेज रहे हैं, पहली आइटम कोई भी आप क्या कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, सामान खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी आपको, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और इसी के चीज़ साथ एक बढ़िया चीज़ आती है शॉर्ट टर्म बैंकिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म देखिए कैट बन जाएगी, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी जो कि आपने दी है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म। सेकेंड है आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कह लीजिए, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया क्योंकि लोन तो कैट बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। या फिर कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उसके ऊपर टैक्स वगैरह काट के जो कमाई बनती है, नेट इनकम फ्रॉम व्हाट, इन्वेस्टमेंट्स। एंड गोइंग टू रेमिटेंस फॉर, किसके लिए रेमिटेंस कर रहे हैं, 3 चीज़ें हैं, PCS आप पूरा लिख लीजिए, विच मीन्स पेरेंट्स चिल्ड्रन एंड एस स्पाउस। ये कहाँ रह रहे हैं, ये लोग बाहर रह रहे हैं और हम पैसा भेज रहे हैं, इनका किस बात का, इनका खाने पीने का खर्चा जिसे हम कहेंगे लिविंग एक्सपेंस, साथ में ये बाहर जा रहे हैं तो इनका ट्रैवल कह लीजिए, एजुकेशन कह लीजिए, मेडिकल कह लीजिए। तो इन चीज़ों के लिए हम पैसा जो भेजेंगे डैट इज़ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। नाउ गोइंग टू सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 के अंदर बेटा बहुत कुछ है। तो सेक्शन नंबर 5 सबसे पहले तो क्या कहता है कि आप कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सेक्शन 5 कहता है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति में ड्रॉ का मतलब हो गया खरीदना बेचना, क्या कर सकता है, में ड्रॉ सेल्फ फॉरेन एक्सचेंज, किसके लिए, फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो दरअसल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फ्री होती हैं, विच मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड है, अनलेस रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जब तक ना बताया गया हो आप बिल्कुल ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, टेंशन फ्री कर सकते हैं, जब तक कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई गई हो। तो देखिए इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को हम रूल्स के मुताबिक पढ़ें तो इसका कुछ कैटेगराइजेशन है, जहाँ कह लीजिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, तो उसके ऊपर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम 3 कैटेगरीज में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कुछ ट्रांजैक्शंस पे रोक लगाई गई है जिसे हम कहते हैं प्रोहिबिटेड, इनके लिए फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है, आप नहीं ले सकते हैं। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज तो अलाउड है लेकिन आपको कुछ परमिशंस लेनी पड़ेंगी। तो परमिसिबल ट्रांजैक्शन जो है वो फर्दर 2 कैटेगरी में आ जाती हैं कि यहाँ आपको परमिशन लेनी किस किस से है। तो आपको यहाँ एक परमिशन लेनी है कुछ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, और कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए आपको परमिशन लेनी है RBI से। तो इनसे रिलेटेड ऐसा है जी, कुछ रूल हैं और स्केड्यूल नंबर है, और ये रूल जो हैं ये फैमा रूल्स 2000 के हैं
और ये एग्ज़ाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान ये रखना है आपको रूल नंबर पता होना चाहिए। जैसे ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस के लिए रूल नंबर 3 है, सीजीसी अप्रूवल के लिए 4 है, आरबीआई से 5 है। देन शेड्यूल 1 है, 2 है एंड 3 है। रूल्स तो 2000 के ही हैं, ये लाइन यहाँ पे तीनों के लिए कॉमन फैक्टर है। नाउ हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो अगर मैं प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस की बात करूँ, ये टोटल ट्रांजैक्शन 8+2 करके 10 ट्रांजैक्शन है, जिसमें से मैं 2 ट्रांजैक्शंस की अगर मैं आपसे अभी तुरंत यहाँ पे बताऊँ तो वो है नोटिफिकेशन से हैं ये 2 पॉइंट, इसलिए 1 और 2 कह देता हूँ। चलिए, ये है अगर आप नेपाल या भूटान जा रहे हैं तो आप फॉरेन एक्सचेंज नहीं ले जा सकते, ना तो वहाँ ट्रैवल के लिए ले जा सकते हैं, ना ही उस देश के किसी के साथ अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है। देयर आफ्टर रूल्स में हमारे बचते हैं यहाँ पे 8 पॉइंट, तो वो क्या है? तो चलिए मैं ज़रा, क्योंकि फास्ट मुझे लिखने होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरह से 10 पॉइंट यहाँ पे बनते हैं। तो सबसे पहले है कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन। तो कोई फ़ोन करेगा, आपको पैसे देने नहीं हैं, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है। देन है आप लॉटरी की इनकम में से पैसे कमा के बाहर नहीं ले जा सकते। देन रेसिंग राइडिंग, तो ये कैजुअल इनकम की तरह चीज़ें आ जाती हैं। इन कामों के लिए यहाँ से कमाई हुई पैसा आप बाहर नहीं लेके जा सकते। देन आप खरीदने के लिए कुछ चीज़ें बाहर से आप खरीदना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं भाई? लॉटरी, नहीं, ये अलाउड नहीं है। कोई मैगजीन्स जो कि बैंड है, और इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जैसे स्वीप स्टेक्स, फुटबॉल पूल्स, इन सब के लिए हम बाहर पैसा ले जाना अलाउ नहीं करेंगे। देन ये 2 पॉइंट इकट्ठे से आ जाते हैं, जैसे ये 3 इकट्ठे हो गए लॉटरी वाले, 2 इकट्ठे से क्या है? डिविडेंड आप हिंदुस्तान के बाहर पे कर रहे हैं और वो कंपनी पे कर रही है जिसके ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग स्कीम एप्लीकेबल है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप बाहर से कमाओगे तो डिविडेंड दे सकते हो, वरना बाहर डिविडेंड नहीं दे सकते। देन तो इसके बाद आता है अगर आप इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं हिंदुस्तान के बाहर, नॉन रेजिडेंट, ध्यान दीजिए, नॉन रेजिडेंट कौन है? नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर आप बाहर हिंदुस्तान के बाहर पैसा नहीं पे कर सकते। नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट जो नॉन रेजिडेंट ने खोला उसके ऊपर ब्याज नहीं दे सकते। देयर आफ्टर 2 पॉइंट इकट्ठे से आते हैं, ये है कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। आप हिंदुस्तान के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर आप कमीशंस के लिए फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ नहीं कर सकते। और वजह क्या है? पहले पॉइंट में ये है कि आपने कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट करी है हिंदुस्तान के बाहर किसी जॉइंट वेंचर में या होली ओन्ड सब्सिडरी में, तो डैट मीन्स हमारे पास कोई फॉरेन करेंसी आ नहीं रही है तो हम जाने नहीं देंगे। दूसरा है रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, इसमें आप कमीशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 अच्छी बातें थी कि इस पॉइंट के अंदर एक्सेप्शन आती है, ये मेरे पेज की लास्ट लाइन है तो मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा है। तो ये एक्सेप्शन ये आती है कि भाई आप 10% तक पे कर सकते हो, और ये 10% होगा इनवॉइस वैल्यू का। और ये इनवॉइस वैल्यू किस चीज़ की होगी? 2 चीज़ों की होगी, टी एंड टबैको, टी एंड टी, चाय एंड टबैको के केस में 10% अलाउड है। नाउ गोइंग टू कुछ ट्रांजैक्शंस परमिसिबल हैं, मींस अलाउड तो हो जाएंगी, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ लेनी पड़ेगी अप्रूवल। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले बच्चों यहाँ पे आते हैं, 9 पॉइंट आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला पॉइंट आता है कल्चरल टूर्स के लिए आप फॉरेन करेंसी आपको चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछो। देन हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स, जिसे आप सैटेलाइट वगैरह कह देते हो, तो उनके लिए इसके बाद 2 पॉइंट जो आते हैं ये हमारे मॉनेटरी लिमिट पे आ जाते हैं। ये है मोर देन 10,000 US डॉलर्स, और दूसरा है मोर देन 1 लाख, L4 लाख US डॉलर्स।
ये आप बाहर ले जा रहे हैं, किस लिए? 10,000 वाला है, ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं फॉरेन प्रिंट मीडिया में। अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और आप कौन हैं, आप हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट या हैं स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के जाइए। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन दी गई है, आपको जिसका मतलब हो गया पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये है 3 पॉइंट फिट, जिसका मतलब हो गया बाहर से आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुला रहे हैं, आई से इंटरनेशनल बिडिंग, एंड टी से टूरिज्म को आप प्रमोट करने के लिए बाहर ऐड दे रहे हैं। मोर देन 1 लाख जो है, ये है आपने कोई हिंदुस्तान के बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्पॉन्सरशिप, तो जैसे आईपीएल का टूर्नामेंट, ये कोविड की वजह से दुबई शारजा वगैरह में जो हुआ, तो वहाँ आप कर रहे हैं, तो आपको सीजी से पूछना है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये टूर्नामेंट वगैरह आईएनएस कर रहा है, आईएनएस स्टैंड्स फॉर आई फॉर इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स बॉडी, एन फॉर नेशनल लेवल स्पोर्ट्स बॉडी, एंड एस फॉर स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी, ये लोग कर रहे हैं। देन आगे बढ़ते हैं 5 पॉइंट। उन 5 पॉइंट को मैं ये कहता हूँ कि ये सारे समुद्र से रिलेटेड हैं। मतलब आप फ्रेट पे कर रहे हैं, और फ्रेट नेचुरल है, किस चीज़ का पे कर रहे हैं? वेसल का, शिप हो गया, और ये फ्रेट पे कर रहा है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, सीजी से पूछो। 6 पॉइंट में है, आपने इंपोर्ट किया है और यही वेसल से आया है, मीन्स ओशन ट्रांसपोर्ट से आया है, और ये किसने किया है? पीएसयू, और साथ में कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी ने किया है, और ये आपने किया है CIF बेसिस पे, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट बेसिस पे। देन 7th पॉइंट आपका आता है, आपके कंटेनर सामान बाहर जा रहा था, वो हो गए डिटेन, और डिटेन होने पे लगे चार्जेस, और वो चार्जेस जो हैं वो है एक्सीडिंग द रेट जो हमें बताए गए हैं बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, उससे ज़्यादा है। देन 8वां पॉइंट है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर्स, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि आगे पेमेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? टू देयर एजेंट्स अब्रॉड। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर्स मेकिंग पेमेंट टू देयर एजेंट्स अब्रॉड। कुछ वर्ड मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखते जाइए। देन P&I क्लब्स, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब की आपने मेंबरशिप ली है, उसके लिए पैसा देना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले पूछ लीजिए। नाउ गोइंग टू द RBI पॉइंट, RBI से रिलेटेड जो हमारे पॉइंट्स हैं उसको मैं अलग से लिख रहा हूँ भाई। RBI से रिलेटेड सिचुएशन ये है कि 2 तरह की हमें कैटेगराइजेशन कह लीजिए RBI से रिलेटेड करनी है। तो RBI से रिलेटेड मैं इधर आ रहा हूँ। तो RBI से रिलेटेड सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल, जिसे आप PRI कह सकते हैं, आप रेजिडेंट अगर इंडिविजुअल हैं और भारत में रहते हैं, तो आपको सिंपल आपके लिए एक स्कीम है, LRS स्टैंड्स फॉर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसके द्वारा आप अप टू 2.5 लाख $US आप हिंदुस्तान के बाहर लेके जा सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर, पर एनम। किन कार्यों के लिए ले जा सकते हैं? जिसके लिए आपको कोई RBI की अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड। मेन चीज़ है नो RBI अप्रूवल, मतलब नहीं RBI से पूछना 2.5 लाख। तो समझे क्या? रिवर्स समझो आप, 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपको पैसा चाहिए तो RBI से परमिशन लेनी है। ये पैसा आपको किस कार्य के लिए चाहिए? ये पैसा आप लेके जा रहे हैं जनाब फॉर गिफ्ट दे रहे हैं, आप डोनेशन के लिए है, आप ट्रैवल है एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, आप कोई बिजनेस से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस कहो, ट्रेनिंग कहो, इस कार्य के लिए आप जा रहे हैं। देन लेकिन यहाँ पे एक अगर आपको पैसा चाहिए इन चीज़ों के लिए तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये इंटरेस्टिंग है। आप हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हो, इमिग्रेशन, आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो, आप इलाज करवाने जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, इन तीनों में थोड़ा लॉ डिफरेंट है। 2.5 लाख तक तो पूछना ही नहीं था आपने, लेकिन 2.5 लाख के साथ में यूँ कह लीजिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट विच एवर इज हायर इज अलाउड बिना RBI से पूछे। इमिग्रेशन में क्या होता है, दूसरे देश में आप जा रहे हो तो उस कंट्री ने मान लो 5 लाख अलाउ कर दिया तो 5 लाख तक कोई समस्या नहीं। पढ़ने के लिए जा रहे हो तो बाहर के कॉलेज ने कहा 4 लाख लगेंगे तो RBI से नहीं पूछना 4 लाख तक। डॉक्टर ने एस्टिमेट दिया भी खर्चा आएगा $7 लाख, चाहे इंडियन हो चाहे बाहर वाला हो, आपको कोई RBI से पूछने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये था अगर आप हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल। लेकिन दूसरा हिस्सा आता है यहाँ पे जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा अदर्स के लिए, कि आप रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं हैं, तो उनके लिए हमें यहाँ पे 4 पॉइंट हमें स्टडी करने हैं। और ये 4 पॉइंट मैं अमाउंट के मुताबिक हैं। जैसे पहला है 25,000 US डॉलर और कंपेयर्ड विद 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, जिसका मतलब है इंडिया में आप पैसा लेके आ रहे हो, तो ये 5% तक अलाउड है। दरअसल आपने क्या दिया है, कमीशन दिया है ऑन सेल। भाई किसके ऊपर सेल, कोई सेल किया है, कमर्शियल प्लॉट कह लीजिए या रेजिडेंशियल फ्लैट कह लीजिए, बेचा है, तो नेचुरल है किसी ना किसी एजेंट को आपने ये कमीशन दिया है, तो इतने अमाउंट तक अलाउड है, 25,000 और 5%। और इन दोनों का ये भी ध्यान रखिए, विच एवर इज हायर, आरबीआई से पूछने की ज़रूरत नहीं है, नो आरबीआई अप्रूवल, यहाँ तक नो आरबीआई अप्रूवल रिक्वायर्ड। तो सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है, देखिए मॉनेटरी लिमिट जो है अब 25,000 जो पहले लिखी थी, अब उसे बढ़ा के मैं लिखूँगा 1 लाख US डॉलर, और उसको आप कंपेयर करेंगे फिर से 5%, लेकिन किस चीज़ का, इन्वेस्टमेंट। और इन दोनों में से फिर क्या देखेंगे, विच एवर इज हायर। तो ये पैसा किस चीज़ के लिए है, ये है कोई प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, कोई कंपनी वगैरह इंडिया में बनी है उससे रिलेटेड आपने करी है हिंदुस्तान के बाहर रीइंबर्समेंट। थर्ड पॉइंट में चीज़ जो आती है, बड़ा अमाउंट आ गया, ये है 10 मिलियन US डॉलर, और इसके साथ एक पॉइंट और आएगा 1 मिलियन US डॉलर। 10 मिलियन US डॉलर है अगर आपने हिंदुस्तान के बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंसल्टेंसी ली है, उस कंसल्टेंसी के चार्जेस आपने पे किए हैं। एंड इंफ्रा नहीं है तो बाकियों के लिए 1 मिलियन US डॉलर्स अलाउड है। लास्ट पॉइंट जो आता है, यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट बन जाती है 5 मिलियन US डॉलर्स, और कंपेयर्ड विद 1% फॉरेन एक्सचेंज में जो आपकी अर्निंग हुई है पिछले 3 साल में, 3 FY में। और यहाँ पे जो हमें लेना है, विच एवर इज, पहली बार लेना है लेस, ना कि हायर, विच एवर इज लेस लेना है। ये पैसा आपने किस चीज़ के लिए दिया है, ये भारतीय कंपनीज ने डोनेशन दी है, डोनेशन बाय इंडियन कॉर्पोरेट्स, बाय इंडियन कंपनीज कह लीजिए। ये किस चीज़ के लिए दी है, फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर आउटसाइड इंडिया, फॉर सम फंड में पैसा लगाया है, या आपने किसी ऐसी टेक्निकल एसोसिएशन को दिए हैं जो आपके फील्ड ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये मैंने यहाँ पे लिमिट, सबसे बड़ी आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ तक आरबीआई की अप्रूवल आपको लेनी नहीं है, इससे ज़्यादा अमाउंट होगा तो ही आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी है। और यहाँ पे एक विशेष पॉइंट ये भी है कि ये जो परमिसिबल है, तो इससे रिलेटेड हमें ये भी ध्यान रखना है, एक नोट याद रख लीजिए कि आपको एक्सेप्शन है, जिसका मतलब है कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पैसा जो स्पेंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं RFC अकाउंट से, जिसका मतलब है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में से पैसा लगा रहे हैं, या आप पैसा लगा रहे हैं एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, वहाँ से पैसा लगा रहे हैं, एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्शन जो आ जाती है, ये आ जाती है आपकी P&I क्लब वाला जो पॉइंट वगैरह था, जो हमने लास्ट पॉइंट लिखा, ये P&I क्लब वाला, उससे रिलेटेड उसमें वो अलाउड नहीं है। एंड देन आप एक्सेप्शन है, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है परमिशन की, अगर आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं कहाँ से, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड में से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो विद दिस ये लंबा चौड़ा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कम्स टू एन एंड। लेकिन इसी से रिलेटेड इंपोर्ट के रूल्स हैं, वो हम रिवीजन के सेक्शन एक बार कंप्लीट करते हैं, उसके एंड में हम उसे मैनेज करेंगे। तो इसके साथ अब हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 6, जो डील करेगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो CAT, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो इससे रिलेटेड सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें तो ये आती है 2E के अंदर, और डेफिनेशन कहती है मीन्स वाला ही हिस्सा बढ़िया है, एंड इंक्लूड्स के अंदर कुछ भी नहीं है, और यूं कह लीजिए वो तो हिस्सा पूरा का पूरा वैसे ही
ओमिट कर दिया गया है। तो चलिए सीधा ही मीन्स वर्ड लिखते हैं। तो मीन्स के अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे फर्क पड़ रहा है, विच ऑल्टर्स, जो कि बदल रही है आपके क्या, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे दो चीज़ें देख लीजिए, कहाँ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बदल रहे हैं आपके, इन इंडिया, या सबसे पहले लेते हैं आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, और इधर आ गया जी इन इंडिया। कहता है आउटसाइड इंडिया आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज बदल रहे हैं। किसके बदल रहे हैं? ऑफ PRI, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इधर क्या हो जाएगा? ऑफ PROI। और यहाँ पे मेन आपने ध्यान रखना है इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, लेकिन इधर ये पॉइंट नहीं है। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज में भी चेंज हो रहा हो तो दैट विल बी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नाउ मेनली इसके साथ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के साथ आता है बेटा जी सेक्शन नंबर 6, जिसका मेन सब सेक्शन होता था 3, जो कि अब ओमिट कर दिया गया है। तो यहाँ हम थोड़ा सब सेक्शन वाइज देखते हैं। 6.1 में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होगा? कहता है ये RBI बताएगा और इसमें कुछ कंडीशंस वगैरह लगा सकता है एज पर सेक्शन 6.2। तो कहानी मेन है 6.2 के अंदर। तो भाई 6.2 क्या कहता है? हे ईश्वर, 6.2 कहता है कि भाई अगर हम 6.2 पे स्ट्रेट वे, मैं कहूँगा यहाँ पे हम एक चार्ट बना देते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसका जब हम चार्ट बनाते हैं तो मैं चार्ट से पहला चलिए, ये है सेक्शन 6.2 राइट। और इधर मैं एक लिखने जा रहा हूँ, ये प्रोहिबिटेड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये वाला हिस्सा प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, और ये है PROI के लिए। तो ये आप स्टार्ट डाल लीजिए, मेन ये वाला हिस्सा है जो हमें ढंग से याद रहना चाहिए। तो बेटा जी 6.2 को फर्दर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 3 क्लासिफिकेशन में लिख रहा हूँ, जितना मेरा एरिया अलाउ कर रहा है मुझे उस ढंग से लिखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इसमें लिख रहा हूँ अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शन, जिसका मतलब हो गया इन चीज़ों के ऊपर कतई कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। मीन्स RBI कभी कोई रोक इन चीज़ों पे नहीं लगाएगा। तो ये 2 आइटमें हैं, एक है आपका अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, जिसका मतलब है कोई लोन फॉरेन करेंसी में आपने लिया है तो उसको पे ऑफ कर रहे हैं। दूसरा है डेप्रिशिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट बाहर करनी थी लेकिन उसमें कुछ डेप्रिशिएशन होगी तो उसके लिए आप ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज विड्रॉ कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। देन यहाँ 6.2 के अंदर हमें बताया गया है परमिसिबल ट्रांजैक्शन की भाई अलाउड है, और ये परमिसिबल ट्रांजैक्शन किसके लिए हैं? ये दोनों व्यक्तियों के लिए हैं, डैट इज़ आपका भाई PRI भी हो गया और साथ में हो गया जी आपका PROI, दोनों के लिए ये ट्रांजैक्शंस क्या है? अलाउड है। और यहाँ पे इसका आ जाता है स्केड्यूल नंबर 1 और यहाँ पे इसका स्केड्यूल नंबर है 2। तो हम इसको लिखें उससे पहले हम ये वाला हिस्सा ले रहे हैं प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस फॉर PROI, क्योंकि साइड में मेरे पास जगह पड़ी है तो मुझे वो एरिया अच्छे से यूज़ करना है। इसमें मेन हमें क्या याद है ध्यान रखना है, वो ये है जो PROI है कांट, ये नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक कैपिटल से आपका कंट्रोल होता है, इन कैपिटल ऑफ एनी एंटिटी engaged in, अगर वो
भारतीय एंटिटी, कंपनी हो, फर्म हो, एलएलपी हो, एचएफ हो, अगर वो इन कामों में इन्वॉल्व है। तो ये बेटा 5 ट्रांजैक्शन है। पहली थोड़ी सी हमें बड़ी कह लीजिए। तो पहली ट्रांजैक्शन आती है कि चिट फंड में आप पैसा नहीं लगा सकते, लेकिन इससे रिलेटेड अब एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में कुछ कंडीशंस हैं कि आप पैसा बाहर से लेके आ रहे हैं बैंकिंग चैनल से, तो जिसका मतलब हो गया वाइट पैसा आ रहा है, प्लस आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट की क्या है अप्रूवल्स हैं, और ये पैसा हिंदुस्तान से बाहर से आ रहा है ऑन नॉन रेपाट्रिएशन बेसिस, जिसका मतलब है ये पैसा इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, तो चिट फंड में आप लगा सकते हैं। और सेकंड पॉइंट आ गया, आप एग्रीकल्चर प्लांटेशन में नहीं लगा सकते, आप रियल एस्टेट में नहीं लगा सकते, लेकिन रियल एस्टेट से रिलेटेड यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि आप कोई फ्लाईओवर इस तरह से कोई बड़ी चीज़ें जो डेवलपमेंट बेसिस हैं उनमें लगा सकते हैं, इवन रिट्स में लगा सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप निधि कंपनी में नहीं लगा सकते, एंड टीडीआर स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, आप इनमें पैसा नहीं लगा सकते हैं, जिसका मतलब होता है सरकार ने आपकी ज़मीन ले ली, कॉम्पनसेशन नहीं दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। तो अब हम इस हिस्से पे आ रहे हैं, और ये शेड्यूल 1 और 2 में है। फेमा कैपिटल अकाउंट नेचुरल है, रेगुलेशंस हैं ये 2000 की हैं, उसके हिसाब से बताया गया है कि ये परमिसिबल ट्रांजैक्शंस हैं। इसके लिए मैं एक कोड की बनाऊंगा, उससे आप याद रख लीजिए, दोनों का आंसर कॉपी पेस्ट बनता जाएगा, एक तरफ हम टिक टिक करते जाएंगे। ये है स्कीम LIC की, दिस इज़ द कोड की, स्कीम LIC की। तो देखिए, आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हैं, तो आप पैसा कहाँ लगा सकते हैं, आप फॉरेन सिक्योरिटी में पैसा लगा सकते हैं। सेम वे PROI किस में लगा लेगा, इंडियन सिक्योरिटी में लगा लीजिए आप पैसा। एल से हो गया आपका लेंडिंग एंड बोरिंग, आप कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट वगैरह ये सब चीज़ें फॉरेन करेंसी में नेचुरल है। यहाँ आप PROI हैं तो आप भी कर सकते हैं, डिपॉजिट्स वगैरह दे सकते हैं PRI को, इवन लैंडिंग बोरिंग से रिलेटेड गारंटी, सेम ओवर हेयर। आई से आप इमूवेबल प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के बाहर अब्रॉड, तो सेम वे यहाँ पे भी IP इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया हो जाएगा। आई से यहाँ पे एक अलग पॉइंट है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपने हिंदुस्तान के बाहर से ली है। और सी से है करेंसी का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, सेम वे ओवर हेयर है। और सी से एक पॉइंट और आता है, आपके कैपिटल एसेट्स अब्रॉड है, उससे रिलेटेड कोई रेमिटेंस, यहाँ रिवर्स हो जाएगा, कैपिटल एसेट्स इन इंडिया है उससे रिलेटेड रेमिटेंस। सो आई एम गोइंग बिट फास्ट, उसमें मैं पहले बोल दूं भाई। देन ये करने के बाद सेक्शन नंबर 6 में देखिए, सेक्शन नंबर 6 में सेक्शन नंबर आता है 6(4), सब सेक्शन 4, ये है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया क्या कर सकता है, कैन, वो ये कार्य कर सकता है, कैन होल्ड रख सकता है, अक्वायर खरीद सकता है, ओन अपने नाम पे ऑनरशिप ले सकता है। भाई क्या क्या चीज़ें, यही था सेक्शन 4 से कनेक्शन। आप ले सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड, आपके लिए अलाउड है। लेकिन प्रश्न है ये है, आपके पास ये आई कहाँ से। देखिए ऐसा है, आज आप PRI हैं, लेकिन पहले आप बाहर रहते थे, व्हेन ही वॉज PROI, या फिर एंड, या आपको ये चीज़ें मिली हैं इनहेरिटेंस से, कि आप PRI हैं लेकिन आपके माँ बाप बाहर के थे, तो वहाँ की चीज़ें आप रख सकते हैं। सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 में आपने क्या करना है, बस रिवर्स कर देना है। ये हो गया PROI, सेम यही चीज़ें हैं, बस मेन चीज़ क्या आ जाएगा, इन इंडिया आ जाएगा, तो वो रख सकता है। ये सेक्शन प्योरली वाइस वर्सा है 6(4) का, कि जब वो PROI कहाँ रहता था, इंडिया में रहता था, तब उसके पास ये चीज़ आई। और सेक्शन 6(6) में है, ये है ब्रांच ऑफिस एजेंसी किसकी है, PROI की है, कहाँ है, इन इंडिया है, तो उसको बिजनेस करने के लिए जो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस करनी है वो आपको अलाउड है। वैसे 6(7) भी है जो बात करता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ना, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ देखिए, जब मैं ये LRS की बात कर रहा था, ये 2.5 लाख की लिमिट, उसी में एक इंटरेस्टिंग लिमिट मैं और बता दूं, PROI
वगैरह से रिलेटेड थी कि आप यहाँ पे हिंदुस्तान में कोई जॉब से रिलेटेड आए हैं, नौकरी वगैरह से रिलेटेड आए हैं, डेपुटेशन पे आए हैं, और आपका जो स्टे है वो मैक्स मतलब 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 3 साल होना चाहिए। तो जो भी हिंदुस्तान से आपने पैसे कमाए वो नेट सैलरी वगैरह आप इंडिया के बाहर भेज सकते हैं बिना किसी पूछे आरबीआई से। तो इसके बाद इससे रिलेटेड कैट से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं, ईसीबी, ओडीआई वगैरह, ये हम एंड में लेते हैं एंड स्ट्रेट वे हम अपने सेक्शंस पे आगे मूव ऑन करते हैं। तो बच्चों इसके बाद एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है और एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमारे सेक्शन बन जाते हैं 7 से 9 कह लीजिए, एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशंस हैं, और ये रेगुलेशन है 2015 की। तो हम इन सबको साथ में लेके चलते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं सेक्शन 7 के साथ ये रेगुलेशंस को भी साथ में ही लपेटे में। तो सेक्शन 7 ये कहता है जो एक्सपोर्टर साहब हैं उनकी ड्यूटी है। तो एक्सपोर्टर साहब की क्या क्या ड्यूटी हैं, इन ड्यूटीज़ को मैं 3 कैटेगरी में लेता हूँ। मैं इसे कहता हूँ CID। सी से मतलब है आप कंप्लायंस करें, ऑब्वियसली कंप्लायंस करें, जो भी डायरेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं आरबीआई के, ये वो जो भी आपसे आरबीआई ने इंफॉर्मेशन मांगी है वो आप उन्हें दीजिए। डी से पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, आपने डेक्लारेशंस देनी है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो डेक्लारेशन में ऐसा है जनाब, या तो गुड्स हैं या फिर क्या है, सर्विसेज हैं। तो ये डेक्लारेशन के लिए कुछ फॉर्म्स हैं। तो गुड्स के केस में हम जो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है EDF, एक्सपोर्ट डेक्लारेशन फॉर्म। और इधर आ जाता है आपका सॉफ्टेक्स, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ये जो होता है फॉर्म, ये होता है डुप्लीकेट में जी, मतलब 2 कॉपियाँ होंगी। ये होता है ट्रिप्लीकेट, 3 कॉपी होंगी। ये आपने फॉर्म देना होता है कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को। और इधर अगर हम कहें सॉफ्टेक्स के केस में आपको ये फॉर्म देना होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, उनको फॉर्म देना है। तो होता क्या है, क्योंकि हमने कहा कि भाई 2 कॉपी हैं और 3 कॉपी हैं इधर, तो नेचुरल है 1 कॉपी आरबीआई को चली जाएगी, 1 आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन इधर 3 हैं तो उनमें से वो 1 अपने पास रिटेन कर लेते हैं। तो ये डेक्लारेशंस देनी है। और मेन चीज़ ये है कि आपको जो 1 कॉपी एज ए एक्सपोर्टर आपको वापस मिल गई, तो एक्सपोर्टर ने 1 कॉपी जो आपको वापस मिली ये आपने ऑथराइज डीलर को भी देनी है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आप फॉरेन करेंसी इंडिया में लेके आ सकते हो। ये ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक है। ये आपने उनको 21 डेज़ के अंदर अंदर देनी होती है, प्लस एक्सटेंशन मिल सकता है अगर कोई सफिशिएंट रीज़न हो तो। और डेक्लारेशन से रिलेटेड ही आपको कुछ एविडेंस भी बताने पड़ते हैं। एविडेंस किस चीज़ से रिलेटेड, कि भाई आप हिंदुस्तान के एक्सपोर्टर हो, प्लस जो डेस्टिनेशन है जहाँ सामान जाना है वो एक फाइनल ही डेस्टिनेशन है, मीन्स उसमें कोई हम प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, प्लस जो पैसा फॉरेन एक्सचेंज से आएगा एक्सपोर्ट करके वो पूरा इंडिया में आना चाहिए। तो उससे रिलेटेड ये कुछ डेक्लारेशंस वगैरह भी हैं। आपको ये डेक्लारेशंस की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप ये एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं नेपाल या भूटान के लिए, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको कोई डेक्लारेशन की ज़रूरत नहीं है अगर ये जो सामान है ये है गिफ्ट और इसकी वैल्यू है अप टू 5 लाख रुपया, या ये है आपके पर्सनल इफ़ेक्ट्स ट्रैवलर के, आप बाहर जा रहे हैं अपना सामान तो लेके जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन दुनिया भर के नॉर्मल से पॉइंट हैं, जैसे ट्रेड सैंपल्स कह लीजिए, और कोई फ्री में चीज़ें, रिप्लेसमेंट, डिफेक्टिव, शिप स्टोर्स, ये वो, तो उनमें कोई डेक्लारेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन इसमें मेन चीज़ है कि जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया में आनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड है जी टाइम। तो टाइम में ऐसा है कि हमें फॉरेन करेंसी जो है जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंडिया में आ जानी चाहिए 9 महीने के भीतर भीतर। अगर आप हिंदुस्तान के बाहर वेयर हाउस में भेज रहे हो तो बिका नहीं अभी, तो हमने आपको टाइम दे दिया 15 महीने, और दोनों में ही है। और विद इन सच पीरियड
जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से पूछ के बताएगा, उसमें नो डाउट ये पीरियड का एक्सटेंशन भी हो सकता है ऑन सफिशिएंट कॉज। लेकिन टाइम पीरियड में एक चीज़ और आती है, अगर आपने एडवांस रिसीव कर लिया है, तो एडवांस आपने रिसीव कर लिया है तो आपने ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट आपको करना है 1 साल के अंदर अंदर आप एक्सपोर्ट कर दें। और 1 साल के भीतर अगर आप एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिए, कोई रिफंड आप नहीं कर पाएंगे पैसा बिना आरबीआई से पूछे। लेकिन एडवांस आया है तो देखिए, आप इंटरेस्ट आपको देना पड़ सकता है, और इंटरेस्ट होगा ये लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट प्लस 100 BPS पॉइंट्स, मतलब जो उनका मिनिमम रेट है प्लस 1% उसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये फैमा रेगुलेशन में से मैं मोटे मोटे इसके पॉइंट बता रहा हूँ, ज़्यादा सारे पॉइंट नहीं ले रहा हूँ। इसी तरह से जब आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते हो तो देखिए, आपको एक कोड अलॉट होता है, तो आपने हर कॉरस्पॉन्डेंस, हर कागज़ के ऊपर वो कोड नंबर आपको मेंशन करना होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी पेमेंट आएगी वो थ्रू, एज आई सेड, की ऑथराइज डीलर के द्वारा ही होगा। कुछ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में हम कहते हैं कि भाई ये बाहर जाके आप टर्न की या सिविल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस, जहां पैसा बाद में आएगा। तो इस तरह से कई और चीज़ें हैं जहां आप स्पेशल अप्रूवल भी लेनी पड़ती हैं। अगर आप ये रुपी क्रेडिट रूट है, वो गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स हैं बाहर वाली गवर्नमेंट्स के साथ, या लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा आप दे रहे हैं, तो इसमें एग्जिम बैंक से अप्रूवल्स वगैरह लेके उनके थ्रू हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे कई बिजनेस स्टडीज़ टाइप पॉइंट हैं, मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ, हल्का हल्का बता रहा हूँ। मेन मैंने आपको टाइम के ऊपर आपने ध्यान रखना है। देन आई एम मूविंग टू सेक्शन नंबर 8। तो सेक्शन नंबर 8 कहता है आपने क्या करना है, R&R करना है। एक्सपोर्टर साहब, ये आपकी ड्यूटी है, R&R करें। R&R का मतलब हो गया रियलाइजेशन एंड रेपेट्रिएशन, जिसकी डेफिनेशन हमने 2Y में पढ़ी थी। मतलब आपने क्या लेना है, रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं कि फटाफट फॉरेन करेंसी भारत में आ जाए। मतलब किसी भी तरह से R&R ना हो, क्या ना हो, ना तो उसका सिसेशन हो, पता चले फॉरेन करेंसी इंडिया में नहीं आई, ना ही उसका डिले हो, और ना ही रिडक्शन हो। मतलब फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट करके आप बस ले आओ। अच्छा, दूसरी बात है, अगर आपने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं और उसके बाद भी पैसा भारत में ना आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने स्टेप्स लेने हैं, तो ना ही ये वायलेशन है और ना ही आपके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह लगेगी। इसी के साथ कनेक्शन में आ जाता है R&R के साथ ही सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 आपको दे रहा है R&R से एग्जम्पशन की, रेपेट्रिएशन रियलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन किस सिचुएशन में, तो सेक्शन नंबर 9 कहता है कि भाई कि रियलाइजेशन रेपेट्रिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मतलब अगर आप कोई होल्ड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज वगैरह तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप क्या हैं, ऑथराइज्ड पर्सन हैं, तो इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अगर आप PRI वगैरह हैं तो आप अप टू 2000 US डॉलर रख सकते हैं, और कॉइन्स के ऊपर ऐसा कोई लिमिट नहीं है। और फॉरेन करेंसी अकाउंट में अगर आप पैसा रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 जुलाई 1947 से पहले फॉरेन करेंसी बाहर ले गए थे, उससे कमाई आ रही है तो कोई पंगा नहीं है। आपको इनहेरिटेंस, कोई गिफ्ट वगैरह से आ रहा है तो उसमें भी कोई इश्यूज सच नहीं है। तो ये थोड़ा मैंने फास्ट अप करा दिया यहाँ पे। अब मैं अगला जो प्रश्न ले रहा हूँ ये है बेटा ऑथराइज्ड पर्सन के ऊपर, जिसको हम ऑथराइज्ड डीलर भी कह रहे हैं। तो ऑथराइज्ड पर्सन, इसकी डेफिनेशन आती है 2C में, और मेनली इसके ऊपर सेक्शन आते हैं 10 से लेते हुए 10 से 12 तक। तो 2C कहता है ऑथराइज्ड पर्सन क्या है, आप ऑथराइज्ड डीलर कहो, आप इसे मनी चेंजर कहो, आप इसे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट भी कह सकते हैं। तो ऑथराइज्ड डीलर का मेन काम क्या है, ये डील करेगा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी में, और इसके लिए उसे सेक्शन 10 में ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है, और वो लेंगे आप RBI से। तो उसके ऊपर हम पढ़ते हैं अब सेक्शन नंबर
10। तो सेक्शन 10 में आपने लेनी है जी ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन जो है आप लेंगे आरबीआई से। तो नेचुरल सी बात है, आपने एप्लीकेशन देनी है, आरबीआई को देनी है। और कैसे देंगे, ये नॉर्मल सी बातें होती हैं, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, मैनर एंड फीस के साथ। तो आरबीआई आपको ऑथराइजेशन दे देगा, लेकिन नेचुरल है आरबीआई आपके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या करेगा, इम्पोज करेगा। उसने आपको ऑथराइजेशन दी है, लेकिन उसने अपने पास एक राइट रखा है, दैट इज वो आपकी ऑथराइजेशन कैंसिल भी कर सकता है, जिसे हम कहते हैं रेवोकेशन। तो रेवोकेशन करने के लिए वो आपको क्या देगा, एक नोटिस देगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। और नोटिस में नेचुरल है वो आपको बताएगा कारण। तो कारण यहाँ 3 हैं, जिसे मैं कोड की इस्तेमाल करता हूँ, पीसीसी। पी का मतलब हो गया जी पब्लिक इंटरेस्ट में आपको ये कैंसिल किया जाएगा। और सी का मतलब नेचुरल है, आपने जो कंडीशंस थी, टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उनका आपने डिफ़ॉल्ट किया। आपने जो ढेरों कंप्लाइंसेस करने थे इस एक्ट में, वो आपने नहीं किए। लेकिन सेक्शन 10 में एक मेन बात भी आती है, वो है आपकी ड्यूटी ऑफ एपी, ऑथराइज पर्सन है आप। आपकी ये 3 ड्यूटीज़ हैं, जिसके ऊपर मैं ये कोड की इस्तेमाल करता हूँ, CSR। सी से आपका ड्यूटी ये बनता है कि जितने भी आपको कंप्लाइंसेस दिए गए हैं वो सारे के सारे आप फॉलो करें, सेम कंप्लाइंसेस। ऐसे है शैल नॉट एंगेज, मतलब ऐसा कोई कार्य ना करें, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन में आप ना इन्वॉल्व हों कि जिससे टर्म्स एंड कंडीशंस का क्या हो जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए। आर से है रिक्वायरिंग डिक्लेरेशन, मतलब कोई भी आदमी आपके पास कोई ट्रांजैक्शन करने आया है, उससे आप उसकी सारी की सारी डिटेल्स लीजिए। अगर वो आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो आपने एक रिपोर्ट बना के आरबीआई को देनी है, अगर वो आपसे कुछ छुपा रहा है। तो इसके बाद आते हैं 2 सेक्शंस में आरबीआई की पावर। और ये आरबीआई की पावर जो है ये अगेंस्ट एपी हैं। और इसी पे हमारे 2 ये नेक्स्ट सेक्शन हैं, सेक्शन नंबर 11 एंड 12। आरबीआई की पावर है अगेंस्ट ऑथराइज पर्सन है। तो सेक्शन 11 में आपकी पावर क्या है, इसके लिए मैं कोड की लेता हूँ DCP। डी से है आप एपी को कोई भी डायरेक्शंस दे सकते हैं। और सी से है आप जब चाहें उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवानी हो मांग सकते हैं। पी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। अगर पेनल्टी तभी लगाएंगे अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया है। डिफ़ॉल्ट किसका हो सकता है, वो चाहे सेक्शन 10 का हो या 11 का हो, जो डायरेक्शन या इन्फॉर्मेशन मांगी थी या कोई रिटर्न्स वगैरह मांगी थी उसने सबमिट नहीं करी। तो यहाँ पेनल्टी लग सकती है 10,000 रुपये, प्लस डेली के 2,000 रुपये भी लग सकते हैं। और दोनों के दोनों ये चीज़ें 10,000 या 2,000 डेली, ये मैक्सिमम अमाउंट रहेगा। 12 में आरबीआई की पावर है, वो है ऑथराइज्ड पर्सन को ये लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ मैं कोड की लेता हूँ COC। इंस्पेक्शन करने क्यों आ रहे हैं, सी से है तो ये देखने आ रहे हैं कि क्या आपने कंप्लायंस किया है, या यूं कह सकते हैं इसे इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, ये देखने आ रहे हैं आपकी करेक्टनेस किस चीज़ से रिलेटेड देखते हैं अभी हम, या ऑब्टेनिंग आपसे लेने आ रहे हैं। एंड आखिरी सी है कि आप सारे कंप्लाइंसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहले 2 पॉइंट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, करेक्टनेस या क्या लेने आ रहे हैं। देखिए ये एक छोटी सी कोड की मैं फिर इस्तेमाल करता हूँ, सिप। एस से है आप लिख सकते हैं जो भी आपने स्टेटमेंट दी, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिए, आपने पर्टिकुलर्स दिए वो ठीक दिए या नहीं दिए। ऑब्टेन करने का मतलब हो गया आपने नहीं दिए, लेने आ रहे हैं, कंप्लाइंसेस वगैरह देखने आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये इंस्पेक्शन के लिए आएंगे तो ड्यूटी हो जाती है ऑथराइज्ड पर्सन के पर्सन्स इंचार्ज, या जिसे मैं कहता हूँ शॉर्ट में महेंद्र सिंह धोनी, मैनेजर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर इंचार्ज की, वो पूरी तरह से ऑथराइज्ड पर्सन आप हैं। आप आरबीआई के ऑफिसर्स को पूरी तरह से क्या करें,
असिस्ट करें, जो जो उन्हें कागज़ चाहिए आप उन्हें प्रोवाइड करें। इसके बाद पेनल्टीज़ पे हम मूव कर रहे हैं। पेनल्टीज़ पे आप देखिए ऑलरेडी एक सेक्शन नंबर हम 11 कर चुके हैं, तो इसके बाद 3-4 सेक्शन इसी पे ले रहे हैं हम। तो पेनल्टी है सेक्शन नंबर 13, 14। 13 में क्या हुआ कि आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया है, कोई भी डिफ़ॉल्ट, एनी डिफ़ॉल्ट, भाई किस चीज़ का बेटा, एक्ट कहो, रेगुलेशन कहो, रूल्स कहो, डायरेक्शन, ऑर्डर, फलाना ढमकाना, कुछ भी कहें, उसका किया है। तो जब आपने डिफ़ॉल्ट किया है तो यहाँ दो बातें निकल के आती हैं। क्या जो अमाउंट है, जितने अमाउंट का आपने डिफ़ॉल्ट किया है, क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं या नहीं, तो उसे हम कहते हैं क्वांटिफिएबल। क्या अमाउंट क्वांटिफिएबल है या नहीं। अगर अमाउंट क्वांटिफिएबल है तो जितना वो अमाउंट बनता है उसका 3 गुना आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है, 3 टाइम्स ऑफ दैट। और क्वांटिफिएबल नहीं है तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी 2 लाख रुपए तक की, 2 लाख रुपीज़। और इन दोनों में ऐसा भी है, अगर आप कॉन्टीन्यूस डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो प्लस 5,000 रुपये पर डे भी लगाया जा सकता है आपके ऊपर। और साथ में ही आपकी जो भी प्रॉपर्टी गलत कार्यों से, हवाला ट्रांजैक्शन से पैसा आया, उसको कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता है। और 14 कहता है अगर आपकी तरफ से फेलियर हो गया टू पे सेक्शन 13 पेनल्टी, अगर सेक्शन 13 में जो आपके ऊपर पेनल्टी लगी है, अगर आपने उसके पैसे नहीं दिए इन 90 दिन के भीतर भीतर, इन 90 डेज, तो भैया ऐसा है, अगर अमाउंट ये जो आपसे लेना है, अगर ये मोर देन 1 करोड़ है, तो दूसरा हो गया नेचुरल है अप टू 1 करोड़, तो आपको 3 साल की और यहाँ 6 महीने की क्या हो सकती है, सिविल इम्प्रिजनमेंट, आप जेल में जाएंगे। और वैसे भी ये जो जेल वगैरह भेजने की पावर होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की होती है, तो ये आपको जेल में भेजते हैं, उसकी वजह मेन ये नहीं कि जस्ट आपने पैसे नहीं दिए। अगर आपको इनको लगता है आप भाग सकते हो, ये अरेस्ट वारंट जारी कर सकते हैं और ए के आगे आपको 24 घंटे में पेश किया जाएगा। और अगर एचयूएफ वगैरह है तो उसका कर्ता लायबल होगा। और उसमें ये भी है, आप जेल भी गए हो या यूं भी पकड़ा गया आपको, आप तुरंत पैसे दे दो, तुरंत छोड़ दिया जाएगा, सरकार को सिर्फ पैसे से ही मतलब है। इसी में कनेक्टिंग सेक्शन आ जाता है, सेक्शन नंबर 15, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, सेटलमेंट, जिसका मतलब है हमने जो भी गुनाह किए इस एक्ट के, हमने पैसे दिए और केस वहीं पे रफा दफा हो गया, तो फाइन पे करके जो भी कार्रवाई थी, प्रोसिक्यूशन वगैरह थी, वो इट कम्स टू एन एंड। तो ये कंपाउंडिंग कौन कर सकता है, यहाँ पे आरबीआई या ईडी के ऑफिसर्स ये कंपाउंडिंग आपकी करेंगे। और इनका जो है ऑर्डर आ जाता है, आएगा 180 दिन के भीतर भीतर। और क्योंकि आपने पैसे जमा करवाने, तो ध्यान दीजिए ऑर्डर के 15 डेज़ के अंदर अंदर आप कर दीजिए पेमेंट। और कंपाउंडिंग आप कभी भी करवा सकते हैं, केस शुरू होने से पहले या केस के दौरान। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा अथॉरिटीज़ के ऊपर। तो अथॉरिटीज़ को अगर हम थोड़ा सा एक चार्ट टाइप ले लेते हैं, तो अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 अथॉरिटीज़ के ऊपर चर्चा की गई है। एक कॉलम मैं थोड़ा सा बेसिस के लिए रखना चाहूँगा। तो पहली अथॉरिटी का नाम है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सेकंड है स्पेशल डायरेक्टर अपील्स, ए फॉर अपील, तीसरा है अपीलेट ट्राइब्यूनल एंड चौथा है हाई कोर्ट। और आसान तरीका याद रखने का क्या है, अरे सेम वही है जो आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में पढ़ के आए थे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऊपर आ जाता है भैया सेक्शन नंबर 16 या 17 या 18 एंड 19 दो इकट्ठा ले लीजिए, और ये 35। तो 35 से पहले वाले सेक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, वो अपीलेट ट्राइब्यूनल पे ही मेनली है बेसिकली, अगर आपको बताऊं तो मेन चीज़ है जो भी पेनल्टी वगैरह लगाई ए ने, वो अंडर सेक्शन 13 में ए ने ही लगाई थी आपको। उन्होंने अपना ऑर्डर देना है भाई 1 साल के भीतर भीतर, और अपीलेट ट्राइब्यूनल ने देना होता है 180 दिन के भीतर भीतर। ये टाइम पीरियड जरूर आप याद रखें। देन आता है अपील करने का हक। तो अपील तो ए के अगेंस्ट आप स्पेशल डायरेक्टर अपील में जाएंगे तो वो है टाइम 45 दिन।
प्लस आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है ऑन सफिशिएंट कॉज, और यहाँ पे भी सेम आंसर है। और हाई कोर्ट में जाने का टाइम है 60 + 60 डेज का आपको एक्सटेंशन ऑन सफिशिएंट कॉज मिल सकता है। तो ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं इनकी सिविल प्रोसीजर कोड की पावर होती है, जो पहले ही मैंने आपको बहुत बार रिवाइज करवा रखी है मनी लॉन्ड्रिंग में भी, सो आई वॉन्ट बी गोइंग ओवर देयर। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट अथॉरिटी की बात करें, अथॉरिटी में आता है ईडी। ईडी आप सारे जानते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसके ऊपर 3 सेक्शन है, 36, 37 एंड 38। तो अथॉरिटीज़ का कहने का मतलब ये भी था कि नॉर्मल कोर्ट में आप फेमा का केस लेके नहीं जा सकते। तो देखिए 36 में ये अथॉरिटी है ईडी, जो सीजी बाय ऑब्वियसली ऑफिशियल गेजेट से बनाएगी। 37 में इनकी पावर्स होंगी। पावर्स क्या होंगी, ये लोग क्या कर सकते हैं, सर्च, सीज, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे भैया, और तो क्या करेंगे ये। तो 38 में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ईडी के लिए ऑफिसर्स उठा लाएगी अलग अलग डिपार्टमेंट से, कह लीजिए मतलब जहाँ इनको पसंद आए, कस्टम के अफसर उठा लीजिए, जीएसटी से उठा लिए, पुलिस अथॉरिटी से उठा ली, जैसे भी ठीक लगे वहाँ से ही लोग उठा सकते हैं। और इनका एक हेड होता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्टर, और नेचुरल है प्लस बाकी अदर ऑफिसर्स हो जाएंगे, द हेड इज नेम्ड एज डायरेक्टर। इसके बाद हमारा फेमा में सेक्शन वाइज हम देखते हैं, तो छोटे से ये 3-4 सेक्शन हैं। तो जैसे सेक्शन नंबर 39 डील करता है कागजों के ऊपर, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो 39 कहता है कि कोई कार्रवाई हो रही है, उसमें कुछ कागज पेश किए गए हैं, किसी व्यक्ति से रिलेटेड, डिफॉल्टर से रिलेटेड कह लीजिए, फर्निश किए गए, प्रोड्यूस किए गए, या कहीं से हमने सीज किए हैं, और मे बी हो सकता है हिंदुस्तान के बाहर से आए हों, अब्रॉड, आउटसाइड इंडिया से आए हों। और ये नेचुरल है, किसी व्यक्ति से रिलेटेड क्या चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसमें ये पेश किए गए हैं। तो पेश किए गए हैं, तो इन कागजों की ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात है, ऑथेंटिसिटी की, ये सही है या नहीं। तो यहाँ लॉ ये कहता है भैया हम तो प्रज्यूम कर लेंगे कि ये सब कुछ क्या है, वैलिड है, साइन भी सही है, ये सही सच भी है जो लिखा है, अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रूव्ड, मतलब जब तक आप उल्टा ना साबित करो भाई हमारी तरफ से तो इनको सबको सही ही माना जाएगा। तो ये प्राइमा फेसी एक एविडेंस हैं, आपके साइन हैं, या जैसे लिखे हैं हैंड राइटिंग भी आप कह सकते हैं भाई, जिसकी हैंड राइटिंग में है वही माना जाएगा जब तक आप रिवर्स साबित ना करें। सेक्शन 40 कहता है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एक्ट, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एक्ट, जिसका मतलब हो गया इस एक्ट की कार्रवाई के ऊपर क्या लगाई जा रही है, रोक लगाई जा रही है। क्या ऐसी रोक लगाई जा सकती है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, तो वही लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी रोक लगाना चाहे तो रोक लगा सकते हैं। तो वो सस्पेंशन में भी किसी परमिशन वगैरह से रिलेटेड भी हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हटानी हो वो भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, पूरा का पूरा एक्ट भी हो सकता है। तो ये नेचुरल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रहेगी, पावर रहेगी, दे कैन डू डैट, और वो ये सब कुछ कर सकते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट। मेन इससे रिलेटेड क्या चीज़ है, आप कुछ ऐसा करोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आपको इशू करनी होगी, और वो नोटिफिकेशन जो है आपको पेश करनी पड़ेगी, कहाँ पे, ये आपको पेश करनी होगी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, और कम से कम वहाँ पे ये 30 दिन के लिए रखी जाएगी ताकि दोनों हाउसेज देख सकें और जैसे भी निर्णय लेना हो ले सकें। 41 में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर आती है, और ये पावर है डायरेक्शंस देने की, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस यहाँ दे रही है, किसको दे रही है, आरबीआई को। तो नेचुरल है, डायरेक्शन इसलिए दे रही है ताकि इस एक्ट की फंक्शनिंग हो सके। 42 में ये सेम हर एक्ट में आता है, सरफाइसी हो, एफसीआर हो, कोई भी एक्ट हो, अगर ऑफेंस किया है बाय कंपनीज ने तो अंडरस्टूड है कि लायबिलिटी कंपनी की होगी एंड पर्सन इंचार्ज की होगी, ज्वाइंट एंड सेवरल होगी, वो अपनी लायबिलिटी से बच सकते हैं अगर विदाउट देयर नॉलेज है, एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस है, और कंपनी के साथ यहाँ फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट भी आ जाते हैं। नाउ वी आर टू द, कहीं है स्पेस, यस आई हैव द स्पेस ओवर हियर। तो इसके बाद ओके, चलिए
तो सेक्शन 43, आई लाइक दिस सेक्शन। आज तक क्वेश्चन आया भी नहीं है, लेकिन चलो आप डाल लो तो अच्छा बन सकता है। देखिए ऐसा है, आप हैं एक डिफ़ॉल्टर, और आप नहीं मतलब कोई डिफ़ॉल्टर है बेटा, उस डिफ़ॉल्टर का हो गया डेथ, डी फॉर डेथ, या हो गया जी वो इंसॉल्वेंट। तो प्रश्न ये है, वो डिफ़ॉल्टर है और उसके खिलाफ क्या है, प्रोसीडिंग कार्रवाई, WIP है, यूँ कह लीजिए वर्क इन प्रोग्रेस है, कार्रवाई चल रही है। तो प्रश्न ये है इस कार्रवाई का क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ये टू कंटिन्यू, ये कार्रवाई चलती रहेगी, इट वॉन्ट अबेट, वो कंटिन्यू ही रहेगी। नेचुरल है, किसके अगेंस्ट रहेगी, अगर डेथ हो गई है तो सिंपल सी बात है लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा। इंसॉल्वेंट है तो क्या होता है, कोर्ट का ऑफिसर, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी, क्योंकि उसके पास एसेट्स हैं, तो जिनके पास एसेट है उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन ये जो LR वगैरह है, इनकी लायबिलिटी के ऊपर एक लिमिट तो लगनी चाहिए। तो इनकी लायबिलिटी कितनी होगी, अप टू वैल्यू ऑफ एसेट्स इनहेरिटेड, जितने के एसेट्स आए हैं उससे ज़्यादा तो लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और नाउ वी आर टू द लास्ट सेक्शन 44। ये कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कि कोई एक्शन लिया गया है टेकन इन गुड फेथ। तो प्रश्न ये है, ये प्रोटेक्शन किसको मिल रही है, तो ऑब्वियसली सरकारी ऑफिसर कार्रवाई कर रहे हैं, CG के हों, RBI के हों, ED के हों, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये सरकारी ऑफिसर्स को हम यहाँ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो भी आपने कार्य इस एक्ट के लिए किया है, चाहे किसी के साथ कुछ जाती हो जाए, लेकिन आपने गुड फेथ में किया है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसके साथ स्टूडेंट्स अब हम पहुँच जाते हैं रेगुलेशंस वाले थोड़े हिस्से पे। तो बेटा इसके बाद हम रेगुलेशंस में इंपोर्ट के ऊपर चल रहे हैं। हालत मेरी बहुत ख़राब है, इतना लिख लिख के बुरी हालत हो गई है। तो इसलिए इन रेगुलेशंस के ऊपर अगर मैं पूरा लिखने लग गया तो ना तो टाइम पे ये रिवीजन कंप्लीट हो पाएगी, तो इसलिए मैं लिखने का हिस्सा बड़ा कम करने वाला हूँ, बोलूँगा ज़्यादा। सो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, नेचुरल है, सेक्शन 5B जा रहा है। एंड साथ में हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, करंट अकाउंट, क्योंकि सेक्शन 5 है ना, तो करंट अकाउंट रूल्स के साथ ही 2000 के साथ ही हम इसे पढ़ रहे हैं। और देखिए जो इंपोर्ट है उसके ऊपर जो इंपोर्ट रेगुलेट होते हैं वो होते हैं बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि हमारी MCI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। देखिए इंपोर्ट के ऊपर, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ वाला हिस्सा ज़्यादा था, तो मैं टेक्निकल हिस्से पे मेन आऊँगा। तो नेचुरल है, इंपोर्ट के लिए आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, लिख दिया मैंने। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करना है, RBI की जो डायरेक्शंस होंगी स्वाभाविक है आपने वो फॉलो करनी है। और क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो तो स्वाभाविक है हिंदुस्तान के बाहर क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो पैसा जा रहा है तो पूरी आपको डिटेल्स देनी होगी, और जो चीज़ आपने बताई थी इंपोर्ट के लिए वही चीज़ होनी चाहिए। और इंपोर्ट वास्तव में हुआ या नहीं हुआ, तो ये मैं छोटे छोटे पॉइंट करके लिख देता हूँ। देखिए एक तो यूटिलाइजेशन फॉरेन एक्सचेंज का समझ के आप, सिर्फ उसी काम के लिए जो आपने किया। देन वास्तव में आपने इंपोर्ट किया या नहीं किया उसका हमें एविडेंस भी चाहिए, क्योंकि इसको चढ़ाया जाता है पोर्टल के ऊपर। IDPMS स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरी सिस्टम के ऊपर, और ये सारा काम ऑथराइज डीलर ही करता है। और मेन है जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट की जब आपने पेमेंट करनी है तो पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड हो सकता है, या फिर आपका चार्ज स्लिप से हो सकता है। और लेकिन आपके जो पर्सनल खर्चे हैं वो आप रुपीज़ में भी कर सकते हो, जैसे लॉजिंग, बोर्डिंग वगैरह, ट्रैवल, तो इस तरह की चीज़ें आप रुपीज़ में भी कर सकते हो। और आपका कोई नॉन होल टाइम डायरेक्टर है तो उसे भी, क्योंकि वो बाहर से आया है तो होल टाइम डायरेक्टर है तो उसको सिटिंग फीस वगैरह आप रुपीज़ में भी दे सकते हो। मेन इसमें जो हमें चीज़ लेके चलनी है वो है, हमें टाइम वाला पॉइंट पक्का याद रखना चाहिए। देखिए कितने दिनों में हमने पेमेंट करनी है, टाइम ये पेमेंट से रिलेटेड है। तो अगर आप डेफर्ड सिस्टम से इंपोर्ट कर रहे हो, डेफर्ड मीन्स बाद में पैसे देते रहेंगे, तो पैसे आपने देने होते हैं 5 साल में। वरना देखिए नॉर्मल में तो ऐसा है कि आपको पैसा देना है 6 महीने के भीतर भीतर, और ये 6 महीने स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, जिस समय शिपमेंट हो गई है।
लेकिन इसमें आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है, और एक्सटेंशन क्या होता है, अप टू 6 महीने मिलता है, लेकिन मैक्स जो है एक्सटेंशन वो आपको 3 साल तक के लिए मिल सकता है। और लेकिन अगर आपको एक्सटेंशन जब देनी होती है बियॉन्ड 1 ईयर, अगर 1 साल से ज़्यादा की आप एक्सटेंशन मांग रहे हैं, तो यहाँ पे हमें देखना होता है जो अमाउंट है वो मैक्स जो है भाई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 मिलियन यूएस डॉलर्स, या फिर 10% किस चीज़ का, एवरेज जो आपका इंपोर्ट रेमिटेंस रहा है पिछले 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, और इन दोनों का विच एवर इज लेस। तो ये है मेन पॉइंट। देन है अगर आप हिंदुस्तान में कोई फॉरेन एक्सचेंज या इंडियन रुपीस का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक टेक्निकल हिस्सा इसमें आ जाता है। तो भाई इंपोर्ट कर रहे हैं आप करेंसी का, तो इंपोर्ट ऑफ या तो रुपीस का हो रहा है या हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। अगर आप रुपीस का इंपोर्ट कर रहे हैं, नेचुरल है बाहर जाके इंडिया में आ रहे हैं, तो ये आप लेके आ सकते हैं अप टू 25,000 रुपये तक आप लेके आ सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, नेपाल या अगर आप भूटान से आ रहे हैं तो आप कोई भी पैसा लेके आ सकते हैं, लेकिन वो होना चाहिए इन डिनोमिनेशन ऑफ अप टू ₹100, वरना 25,000 से था, और नेपाल भूटान से सिर्फ 100 रुपये तक का आप लेके आएंगे, और जितना मर्जी पैसा ले आए वहाँ से, लेकिन 100 रुपये तक की करेंसी में। फॉरेन एक्सचेंज में अगर आप पैसा लेके आ रहे हो, तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें 2 चीज़ें निकल आती हैं। एक है आप बाहर से भेज रहे हो, तो बाहर से भेज रहे हो तो बैंकिंग चैनल होंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रिंगिंग मतलब खुद जाके लेके आ रहे हो, तो ब्रिंगिंग में क्योंकि खुद लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे हमें थोड़ी मॉनेटरी अप्रूवल्स लेनी भी पड़ती है, डिक्लेरेशन भी देनी पड़ती है। जैसे आप अराइव करते हो तो इस पे डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, लेकिन हमें कोई डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टोटल जो लेके आ रहे हो वो लेके आ रहे हो अप टू कह लीजिए या मैक्स कह लीजिए 10,000 यूएस डॉलर्स तक आप लेके आ रहे हैं। लेकिन उसमें से कैश का जो हिस्सा है, कैश का पार्ट वो सिर्फ अलाउड है अप टू 5,000 यूएस डॉलर, वरना टोटल 10,000। तो टोटल का मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास चेक वगैरह हैं तो 10,000 भी हो सकते हैं। देन आप बाहर से सामान खरीद रहे हो, तो नेचुरल है कि कोई आपको यूं तो सामान बेचेगा नहीं, तो हमें कुछ गारंटी भी देनी पड़ सकती हैं। तो गारंटी से रिलेटेड, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं, तो गारंटी से रिलेटेड ऐसा है कि भाई, और आप हैं सर्विस इंपोर्टर, सर्विस से रिलेटेड कुछ मॉनेटरी लिमिट्स हैं और गारंटी का अमाउंट। तो अगर सर्विस इंपोर्टर सरकार है, यूँ कह लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है, या फिर कोई भी सरकारी विभाग है, डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, तो गारंटी दी जा सकती है अप टू 1 लाख यूएस डॉलर, वरना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लेनी पड़ती है। और बाकी लोगों के लिए आपको गारंटी मिल सकती है अप टू 5 लाख यूएस डॉलर और इट्स इक्विवेलेंट, या कोई भी और फॉरेन करेंसी हो। तो ये हो गया जी इंपोर्ट से रिलेटेड मोटा मोटा मैंने दिया बता। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम मूविंग टू ओडीआई। ओडीआई दैट इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गई। इससे रिलेटेड हमारे जो फैमा के क्या हैं वो रूल्स रेगुलेशंस हैं, और ये हैं फैमा की ट्रांसफ़र, इसलिए ट्रांसफ़र की हमने डेफिनेशन 2ZE में पढ़ी थी, और इशू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, क्योंकि बाहर के शेयर से लोगे तभी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। रेगुलेशंस हैं ये 2004 की। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा बताऊँ तो इजी सी कुछ एक पहले डेफिनेशंस हैं। ओडीआई का मतलब पहली बात तो क्या है, आप इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं, आप कैपिटल में कर रहे हैं, जिसका मतलब हो गया शेयर्स हो गए। तो वो शेयर्स हो सकता है आपके लिए नए इशू किए जाएं, या हो सकता है आप पैसा लगा रहे हैं किसी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स में। तो नेचुरल है आप कंट्रोल लेना चाहेंगे कुछ ना कुछ, तो या तो आप बाहर किसी को अपनी जॉइंट वेंचर बना रहे हो, या आप बना रहे हो होली ओन्ड सब्सिडरी।
तो ये स्वाभाविक है किसी और देश में, तो उसके लिए शब्द आ जाता है होस्ट कंट्री। वहाँ हम पैसा लगा रहे हैं और हम कौन हैं, हम हैं इंडियन हैं और इंडियन पार्टी नाम हमें दिया गया है। तो इंडियन पार्टी में भाई कोई भी हो सकता है, कोई भारत की कंपनी हो सकती है, बॉडी कॉरपोरेट हो सकता है, फर्म हो सकता है, इवन इंडिविजुअल्स को भी अलाउ कर दिया गया है। इंडिविजुअल्स को लेकिन अलाउ किया गया वही LRS वाली लिमिट, अप टू $2.5 लाख आप ODI कर सकते हैं। तो डैट मीन्स आप कैपिटल में पैसा लगा रहे हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप इनमें पैसा लगा रहे हो, नोट पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में नहीं, पोर्टफोलियो तो ग्रुप ऑफ क्या हो गए, सिक्योरिटीज हो गए, उनमें नहीं, एक पर्टिकुलर कंपनी में लगा रहे हो ताकि आपके ऊपर, आपके पास उनका क्या है, कंट्रोल आए। तो बेसिकली सरकार ने यहाँ जो मोड्स हैं, तरीके दो बताए गए हैं। एक जिसे हम कहते हैं अप्रूवल रूट। तो अप्रूवल रूट का मतलब होता है कि भैया आपने किससे पूछना है, RBI से पूछ के काम करना है। और मेन हम बात करेंगे किसकी, ऑटोमेटिक रूट की, जिसका मतलब हो गया भैया हमें कोई RBI से लेना देना नहीं है, आप बिंदास होके ये पैसा लगाओ। और जो पैसा आप लगाओगे उसके लिए हम एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो ऐसा है, ऑटोमेटिक रूट में एक लिमिट जरूर है, जिसका मतलब है RBI से पूछना तो है नहीं, तो ये लिमिट आपको याद रखनी है। ये है 400% अपनी नेटवर्थ का। और नेटवर्थ कैसे बनती है, आपकी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से, उसका आप पैसा लगा दीजिए JV में, वो उसमें लगा दीजिए, आपको कोई RBI से नहीं पूछना। लेकिन बट इफ़ अगर आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो जाता है मोर देन 1 बिलियन US डॉलर्स और इट्स इक्वलेंट, जिसका मतलब है 100 करोड़ डॉलर से आपको हो जाएगा, RBI अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। RBI अप्रूवल मस्ट फिर लेना पड़ेगा। तो ये भी एक 400% तक कोई रोला नहीं, लेकिन 1 बिलियन क्रॉस करेगा तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। देन तो ये जो बाहर आप पैसा लगा रहे हो, ये जो आप एक फाइनेंशियल क्या कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं बाहर किसी JV में, वोस में, हिंदुस्तान के बाहर, तो ये आप पैसा कैसे लगा सकते हो, आप 100% पैसा उसके इक्विटी शेयर्स और या कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर में लगा सकते हो, किसी भी और भी कोई भी प्रेफरेंस शेयर हो उनमें आप लगा सकते हो, आप लोन के रूप में भी ये पैसा लगा सकते हो। आप जहाँ तक गारंटी का सवाल है, तो गारंटी दो प्रकार की होती है, नॉर्मल फाइनेंशियल गारंटी है तो 100% लगा सकते हो, लेकिन अगर परफॉर्मेंस गारंटी है, जिसका मतलब है कोई काम किया जाएगा, गारंटी क्योंकि लोन की भी होती है और काम करने की भी होती है, तो परफॉर्मेंस गारंटी पे लिमिट है 50% की। एंड देन मेन जो चीज़ आती है, मैंने कहा पहले ही आपको ये लिख के बता दिया कि अगर आप ओवरसीज ये रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, उनके लिए जो लिमिट है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी थी आपके लिए, 2.5 लाख तक, उनके लिए 2.5 लाख RBI ने अलाउ कर दिया है। और ये 2.5 लाख रुपया जो है वो लगा सकते हैं बाहर, वही JV में या वोस में, लेकिन ये पैसा लगाएंगे इन इक्विटी शेयर या कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर में आप पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इनके ऊपर कुछ रोक भी हैं इस इंडिविजुअल से रिलेटेड, तो मैं हल्का सा यहीं बता दूं। तो कुछ प्रोहिबिशन है इनके ऊपर, और ये बिल्कुल सेम वैसी ही हैं जैसे PROI के ऊपर सेम जैसी होती थी कि आप पैसा नहीं लगाएंगे। किसके अंदर नहीं लगाएंगे भाई, रियल एस्टेट में, बैंकिंग बिजनेस में, वो जैसे चिट फंड वाले हमने पॉइंट पढ़े थे, एग्रीकल्चर प्लांटेशन, उनमें आप पैसा नहीं लगाएंगे। तो मोटा मोटा ये ODI कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मूव करेंगे आपके ECB के ऊपर। तो ECB के ऊपर जब हम आते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, तो बाहर से हम क्या लेके आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं। ये FDI नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम बिजनेस के लिए बाहर से फॉरेन करेंसी के रूप में लोन उठा के लेके आ रहे हैं। तो ECB से रिलेटेड हमें काफ़ी पैरामीटर्स कंफर्म करने होते हैं। तो आप पैसा, सबसे पहले पॉइंट आता है किससे ले सकते हो, जिसका मतलब हो गया भाई एलिजिबल लेंडर कौन होगा, किन किन से ले सकते हो। तो यहाँ पे 5 चीज़ें बताई गई हैं। आप उस देश के नागरिक से ले सकते हैं जो देश FTF का मेंबर है या ISCO का मेंबर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन, सेबी उसका मेंबर है, या मल्टीलेटरल रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
या इंडिविजुअल लेंडर भी हो सकते हैं, या बाहर हमारे बैंक्स की, इंडियन बैंक की बाहर जो ब्रांचेस हैं या उनकी जो सब्सिडरीज हैं, आप उनसे पैसा भी ले सकते हैं। सेम वे यहाँ पे बताया गया है, एलिजिबल ही क्या होंगे, बोरोर। हर आदमी ईसीबी से पैसा नहीं उठा सकता। तो बोरोर के रूप में मोटा मोटा उन्होंने एक वर्ड में ख़त्म करें तो ये सारे के सारे हो सकते हैं जिनको एफडीआई अलाउड है। जो एफडीआई से पैसा उठा सकते हैं वो एंटिटीज़ ईसीबी से भी पैसा उठा सकती हैं। और ये पोर्ट ट्रस्ट, एससीजेड, सिडबी, एग्जाम, इनको भी अलाउड है। और अगर आप रुपीज़ डिनोमिनेटेड अगर आपने ईसीबी लिया है, जिसका मतलब है रुपी में आपने रीपेमेंट करनी है, तो माइक्रो फाइनेंस में जो भी छोटे छोटे लोग इन्वॉल्व हैं, एनपीओ, एनजीओ, सेक्शन 8 कंपनी का हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सबको भी अलाउड है। तो मेन जो पॉइंट आता है, जब आप बाहर से पैसा ये उठा रहे हो तो उसमें जो पैसा आप उठाते हैं ये है इन फॉरेन करेंसी इन रुपीस, जिसका मतलब है रीपेमेंट आपने इसमें करनी होती है। तो मोटे मोटे जो आप पैसा उठा रहे हो, किस रूप से उठा रहे हो, आप लोन कहो, बैंक लोन कहो, डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह, ये सब भी आ जाएगा। एंड ट्रेड क्रेडिट में आपने ध्यान रखना है, बियॉन्ड क्या होना चाहिए, 3 साल। 3 साल से बड़ा ट्रेड क्रेडिट हो तो ही आप उसको ईसीबी में हम लेंगे। फाइनेंशियल लीज भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड या फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, लेकिन ये रुपीज़ में नहीं अलाउड होता। और अगर मैं रुपीज़ की बात करूं तो अलग से पॉइंट ये भी आ जाता है कि इनके केस में प्रेफरेंस शेयर भी अलाउड है, एंड प्लेन वनीला बॉन्ड्स भी अलाउड हैं, लेकिन ये दो चीज़ें इनके लिए अलाउड नहीं हैं। एंड देयर आफ्टर एक मेन चीज़ ये आती है, क्योंकि रूट इसमें भी वही दो हैं। अगर ऑटोमेटिक रूट से आप पैसा उठाते हो तो ऑटोमेटिक रूट में आपकी एक मॉनेटरी लिमिट है, वो लिमिट है आपकी 750 मिलियन नेचुरल है यूएस डॉलर्स और इट्स इक्विवेलेंट। लेकिन अगर आप ये पैसा उठाते हो अपने फॉरेन इक्विटी शेयर होल्डर से कह लीजिए, तो उसकी एक रेशियो जो है इसकी 7:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये रेशियो एप्लीकेबल नहीं होगी अगर पैसा उससे उठाया जाता है 5 मिलियन यूएस डॉलर तक। देयर आफ्टर इससे रिलेटेड मेन है, क्योंकि बाहर से पैसा उठा रहे हो तो आपको लौटाना भी है, तो लौटाना भी है तो हमें मालूम है आपने ब्याज भी देना है, तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है ऑल इन कॉस्ट सीलिंग का। मतलब एक ये लिमिट ये भी लगी हुई है जिसमें नो डाउट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए नेचुरल है लिबोर लगेगा, लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, मिनिमम रेट होगा। प्लस देखिए 450 बीपीएस बताया गया है, इसका मतलब है जो आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट, जैसे लोन लिया, सेंक्शन करवाने के खर्चे, ये वो। लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ डिफ़ॉल्ट वगैरह करते हो तो उसके लिए बताया गया है 2% से ज़्यादा नहीं होगा, जिसे हम कहेंगे पेनल्टी एक्सपेंसेस। जैसे डिले पे कह लो या आपने प्री पेमेंट कर दी तो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाहर से पैसा उठाया, फॉरेन करेंसी में उठाया, तो एक टेंशन रहती है कि फ्लक्चुएशन से जो लॉस होगा, तो इसके लिए नेचुरल सी बात है आप क्या करवा लीजिए, आप हेजिंग करवा लीजिए। लेकिन हेजिंग की ज़रूरत नहीं होती है अगर नेचुरल हेज है। नेचुरल हेज का मतलब क्या हो गया कि आपके पास इनफ्लो और आउटफ्लो आपके क्या हो जाने हैं, मैच हो जाने हैं। वरना तो देखिए फाइनेंशियल हेजिंग या आर्टिफिशियल हेजिंग आपको करवानी ही पड़ेगी। और हेजिंग में जब आप कवर लेते हो तो नेचुरल सी बात है आपने अपने प्रिंसिपल अमाउंट का भी लेना है, इंटरेस्ट का भी लेना है, और इसमें जो टेन्योर होगा ऑब्वियसली टाइम पीरियड 1 बरस का होगा, लेकिन उसके साथ आपको रोल ओवर सुविधा मिल जाती है। मीन्स टाइम टू टाइम आप हेजिंग को क्या करते जाइए, बढ़ाते जाइए। और लेकिन किसी भी समय अनहेजिंग नहीं रहनी चाहिए। और एक टेक्निकल बात ये बताएगी, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनी हो तो आपके लिए मैंडेटरी हेजिंग है 70%। आपको ईसीबी का अमाउंट हेज करवाना ही पड़ेगा अगर आपका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जो है वो लेस देन 5 ईयर्स है। तो इसके बाद हमारा टेक्निकल हिस्सा इसी के ऊपर आता है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। तो MAMP कह देता हूँ मैं इसे शॉर्ट में। तो बेसिकली ये भी बताया गया है कि 3 साल होना चाहिए, बट इसमें कुछ इसमें कह लीजिए कुछ ईयर्स की लिमिट है। जैसे नॉर्मली बताया गया 3 साल,
लेकिन 1 साल वाला भी पॉइंट है, 3 साल का फिर से अलग पॉइंट है, एंड 5 ईयर्स का पॉइंट है, 7 ईयर है, 10 ईयर है। तो इस तरह से मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड बेसिकली होना चाहिए 3 साल, लेकिन 1 साल का बताया गया है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ईसीबी का जो पैसा उठाया वो ज़्यादा से ज़्यादा उठाया आपने 50 मिलियन तक, तो 1 साल है। एंड गोइंग टू द 3 ईयर लिमिट, अगर नेचुरल है, मैन्युफैक्चरिंग हो, मोर देन आपका 50 मिलियन है। 5 साल में है अगर आप वर्किंग कैपिटल या जनरल कॉरपोरेट फाइनेंस के लिए आप पैसा उठा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल जनरल कॉरपोरेट फाइनेंस के लिए उठा रहे हैं, तो फॉरेन इक्विटी होल्डर से उठा रहे हैं, तो आपका टाइम पीरियड है 5 साल। इवन रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन है उसके लिए भी ईसीबी उठाए तो 5 साल है। और जबकि अगर वर्किंग कैपिटल या जनरल कॉरपोरेट फाइनेंस आपने किसी और से या ऑन लैंडिंग एनबीएफसी से करवाई है तो 10 ईयर्स है। और रुपी लोन में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है तो टाइम पीरियड 7 ईयर्स है, और अदर्स के लिए 10 ईयर्स है। तो इतनी ना मेरे पास जगह बची है लिखने के लिए, ना मेरी हिम्मत बची है। तो ये मोटी मोटी कुछ आपको मॉनेटरी लिमिट्स यहाँ पे पक्का याद होनी चाहिए, मैं कहूँगा, क्योंकि एमसीक्यू के लिए भी क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एज आई सेड कि ये 5 साल वाली लिमिट, ये वर्किंग कैपिटल कहिए या जनरल कॉरपोरेट फाइनेंस कहिए, साथ में रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, तो इनसे रिलेटेड ये टाइम पीरियड आपको याद करना पड़ेगा। देयर आफ्टर अगर हम ईसीबी में बात करते हैं, तो मैंने आपसे बात कर ली ऑटोमेटिक रूट्स की, अप्रूवल रूट की, उनमें ऐसा कुछ नहीं है। ईसीबी का पैसा जो है, पार्किंग से हम कह देते हैं कि आप पैसा बाहर भी रख सकते हैं, अगर आपने हिंदुस्तान के बाहर उसे यूज़ करना है तो कोई टेंशन नहीं है। आप उसे इंडिया में भी रख सकते हैं, स्वाभाविक है जब आपने उसे रुपीज़ में इस्तेमाल करना है। जब आप बाहर रखते हो, उससे रिलेटेड थोड़ी टेक्निकल बात ये थी कि लिक्विड एसेट्स में रखें और उसकी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवाएं। तो हमने कहा था वो AA- S&P की या फिच की IBCA और या फिर मूडीज़ की AA3 वाली आपको रेटिंग करवानी पड़ेगी, या ट्रेजरी बिल्स में आप ये पैसा लगा के छोड़ सकते हैं। इसके बाद ईसीबी में आता है कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो वो भी एक टेक्निकल सा हिस्सा कह लीजिए, थोड़ा मैं बोल के ही लिख रहा हूँ, अब लिखने की मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो रही है। तो रिपोर्टिंग कह लीजिए रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में ये है कि आपने ऑब्वियसली आरबीआई को ये रिपोर्ट करना है, और इसके लिए ईसीबी फॉर्म भरा जाता है। इवन आपका लोन रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मंथली रिपोर्टिंग करनी होती है 7 दिन के भीतर। सारा ये काम थ्रू एडी कैटेगरी बैंक होता है। लेट फीस लगती है लेट काम करेंगे तो। और यहाँ एक अच्छी चीज़ थी, वो था अनट्रेसेबल एंटिटी से रिलेटेड मैं कहूँ तो वो एक टेक्निकल हमें याद रख लेना चाहिए। अनट्रेसेबल एंटिटी का मतलब क्या हो गया कि भैया आप कोई आपका ना एंटिटी, ना बड़े अफसर, डायरेक्टर, ऑडिटर, प्रमोटर, मतलब आज क्या हो गए हैं, 2 क्वार्टर हो गए हैं आप कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो, और आपको हमने 6 रिमाइंडर भी दे दिए हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो और आपके ऑडिटर ने कोई सर्टिफिकेट पिछले 2 साल से नहीं दिए हैं, तो नेचुरल आपके ऊपर रोक लगेगी। ना तो आप कोई फ्रेश ईसीबी ले सकते हो, ना ही जो पैसा ले पेंडिंग है वो ले सकते हो। देन इसके अंदर मेन चीज़ जो लास्ट में बचती है वो ये बचती है कि आरबीआई अपनी पावर्स बहुत सारी एडी कैटेगरी बैंक को क्या कर सकता है, डेलीगेट वगैरह भी कर सकता है। ये कुछ बिजनेस स्टडीज़ वाला कंपोनेंट था, उसमें मैं ऐसा ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मेन फिर एंड में कहूँ तो कुछ एक स्पेशल रूल्स हैं, और ये कुछ एक स्पेशल रूल्स कह लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशंस कह लीजिए। ये थी आपकी ओएमसी के लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, इनके लिए एक मॉनेटरी लिमिट अलग से थी। पहली बात, ओएमसी के लिए जो मैमपी था वो तो 3 साल का ही है, और लेकिन इनके लिए जो मॉनेटरी लिमिट है वो है 10 बिलियन, नॉट मिलियन, रादर इट इज़ 10 बिलियन US डॉलर्स। सेम वे अगर हम स्टार्टअप देखते हैं, तो स्टार्टअप अगर है तो स्टार्टअप के लिए मैमपी तो यही है 3 साल का, लेकिन उनके लिए जो लिमिट है वो है 3 मिलियन US डॉलर्स। और अगर आप यस, दैट वाज वेरी नाइस वन। अगर आप एक ऐसी एंटिटी हैं जो कि इंसॉल्वेंसी पे आ गए हैं, मतलब CIRP के पास आपका
इशू हो गया है, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान में चले गए हैं, तो आपको ईसीबी अलाउ किया जा सकता है ताकि अपना आप रुपी लोन क्या कर सकें, रीपे कर सकें, और ये हो सकता है अंडर वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट में ये अलाउ किया जा सकता है। और यहाँ एक ब्यूटी और भी थी, वो ये था इवन आपका लेंडर जो है, जो बैंक है इंडियन बैंक जिसको पैसे नहीं मिले, वो आपका ये एनपीए भारत के बाहर भी बेच सकता है, ऑब्वियसली जिसे हम कहेंगे ईसीबी के द्वारा वो फंडिंग ले सकता है। तो भैया ईसीबी में ये मोटे मोटे जो टेक्निकल हिस्से थे वो मैंने आपसे शेयर कर लिए, प्योरली बिजनेस स्टडीज़ में नहीं गया ताकि आपका एमसीक्यू वगैरह वो मैनेज हो जाए। सो ऑन दिस नोट आई एम वाइंडिंग अप। थैंक यू, गुड लक।